हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट को उठा रहे हैं। उसमें का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम लोग दो टॉपिक आती है, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन का हम लोग एक हिस्सा बनाएंगे पूरा एक वीडियो में और दूसरा हिस्सा बनाएंगे हम लोग दूसरे वीडियो में। मतलब कि दो वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म। बोले तो कम से कम एक वीडियो बनेगा 1 घंटे का और दूसरा वीडियो भी उसी के लिए बनेगा आपके पास। मतलब 2 घंटे में आपका पूरे 1 महीने का सिलेबस पूरा खत्म होने वाला है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो यहाँ पे आपको शो करवाया जाएगा। वो सारी बातें जितना भी हो सकता है अपने भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो जो लोग कहीं पढ़े हैं वो भी देखिए ताकि उसका पूरा क्लियरिटी मिल जाए, और जो लोग नहीं देखे हैं बस 2 घंटे दीजिए, एक चैप्टर खत्म। और एक चैप्टर पढ़ने पे आपको 10वीं क्लास में साइंस में कम से कम आपको 5 से 10 नंबर मिल जाएंगे, 80 नंबर में जो आपको एग्जाम देना है उसमें से। तो इस तरह से हम लोग हर चैप्टर को करवाने वाले हैं अभी से लेकर एग्जाम से पहले तक। दिसंबर जनवरी तक में आपका हम सिलेबस खत्म करवाने वाले हैं पूरा। चलिए वीडियो बने रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। जो आसपास के हैं उसको भी शेयर कीजिए, कि जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं उनको भी बोलिए कि मोबाइल लेके कम से कम देख लो एक बार। हाँ, एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आ जाएगी आपको। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये आप हेडिंग देख ही पा रहे होंगे आप, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इसमें 2 टर्म आती है आपके पास, परावर्तन अपवर्तन, और उससे पहले आती है आपके पास प्रकाश। 3 टर्म है जिसको लेकर के पूरे चैप्टर में बात की गई है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले प्रकाश के बारे में। प्रकाश को लेकर के ही दोनों बात आती है, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश को लेकर के बात करेंगे और आपका कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट जाएगी प्रकाश पर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखिए, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश को और भी नाम से जानते हैं हम लोग, रोशनी, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का ही जिक्र किया गया है पूरे चैप्टर में, तो हम लोग प्रकाश लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। 4-5 बातें हैं जो प्रकाश की है, वो आपको एकदम दिमाग में सेट रखना ही रखना है। चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे प्रकाश का गुण लिखने के लिए आए, आपको उसमें लिख देना है उसको। तो पहला है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, मतलब यह एनर्जी है, एक एनर्जी का एक रूप है ये। दूसरा है जिसकी वजह से हम, प्रकाश ही वह वजह है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परिभाषा लिखना हो आपको तो आप वहां पे इस लाइन को आप डाल सकते हैं कि प्रकाश वह अपने पास कारक है या कॉज है या कारण है या वजह है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, हाँ ये हर साल ऑब्जेक्टिव में आती है, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है अपने पास? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या है नहीं है ये सब बात ये क्लास 12th में अच्छे से डिटेल में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है, सीधी रेखा पर। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको हर साल आती है, इस साल भी आएगी आपको। प्रकाश सीधा चलता है, सीधा, न कि टेढ़ा। ये बात 10वीं क्लास तक रहती है। जब 12th में आएगा तो कुछ एक नया रूप देखने को मिलेगा आपको। प्रकाश की चाल निर्वात में, मतलब वैक्यूम में, जहां पे कोई माध्यम नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। वहां पे होता है इसका चलान पास 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि लाइट, मतलब प्रकाश 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड है इसका। तो ये 4-5 बात है जो प्रकाश के गुण को लेके बताया जाता है। प्रकाश क्या है अगर वो पूछा जाए, या प्रकाश का गुण लिखिए वो पूछा जाए, तो आप ये 4-5 बातें लिख सकते हैं और आपको इसमें 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश को लेकर के ना वस्तु को बांटा गया है, वस्तु का प्रकार को बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके 5 नाम लिखे होंगे आपके पास, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, दीप्त और अदीप्त। तो ये दोनों एक कैटेगरी में रखा गया है, दीप्त अदीप्त, और ये तीनों एक कैटेगरी में रखा गया है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पहले हम इस तीनों को देखते हैं किस बेस से बांटा गया है, इस दोनों को देखें किस बेस से बांटा गया है अपने पास। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी है कि लाइट के आर पार होने के हिसाब से 3 हिस्सा किया गया है। और ये है अपने पास दीप्त और अदीप्त। ये है कि खुद का प्रकाश किसका होता है, कौन सी वस्तु का खुद का होता है, खुद का नहीं होता है। तो पहले हम बात करेंगे हमारे पास पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी का। ये देखिए तीनों का नाम जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आप सुनिए। पारदर्शी, वैसा वस्तु अपने पास जिससे लाइट आर पार पूरा का पूरा हो जाए, पूरा का पूरा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी वस्तु। जैसे मान लीजिए कि कांच, शीशा जो मोबाइल दुकान पे लगी रहती है, कॉस्मेटिक दुकान पे लगाती है, शीशा लगा रहता है, उस पार सामान रखा हुआ, इस पार से आपको पूरा पूरा दिखाई पड़ती है। अब पूरा पूरा दिखाई पड़ रही है मतलब लाइट पूरा पूरा आर पार हो जा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी में बात करेंगे हम लोग जिससे बिल्कुल लाइट आर पार नहीं दिखाई जा पाए,
मतलब कि बिल्कुल उस पार क्या रखा हुआ है हम इस पार से नहीं देख पाए। जैसे दीवार, जैसे मान लीजिए हमारे पास दीवार है तो दीवार के उस तरफ क्या रखा हुआ है, इस तरफ से हम नहीं देख पाते हैं। इसका वजह यह है कि लाइट आर पार नहीं हो पा रही है। उसके बाद आता है परभासी। ठीक, परभासी में दोनों गुण होता है, थोड़ा दिखाई भी पड़ता है, थोड़ा नहीं भी दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्या है उस तरफ बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ना कुछ है ये मालूम पड़ जाएगा आपको। जैसे अपने पास तेल लगा हुआ पेपर मतलब कागज, घिसा हुआ कांच, इसमें आप लोग ना उस पार से दिखेगा इस पार का चीज तो आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा, कुछ है, क्या है ये क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा। इसको बोलते हैं पारभासी वस्तु। तो ये तीन का परिभाषा आप समझ में आ गया। तीन आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। दीप्त और अदीप्त क्या होता है, इसको हम बांटते हैं अपने पास। इसमें तीनों क्या हो गया है, लाइट के आर पार करने के हिसाब से वस्तु को बांटा गया है। इसमें है कि किस वस्तु का खुद का लाइट होता है और खुद का लाइट नहीं होता है। देखिए, जिस वस्तु का खुद का प्रकाश होता है उसको बोलते हैं दीप्त वस्तु, और जिस वस्तु का खुद का प्रकाश नहीं होता है उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हम बोलेंगे कोई बोतल है अपने पास, ठीक है, ये लीजिए सामान है, इसमें अपने पास हम बोलेंगे कि इसका खुद का प्रकाश है कि नहीं। तो अगर हम इसको अंधेरे में रख देंगे, लाइट बंद कर देंगे, तो क्या इससे प्रकाश उत्पन्न होगी? नहीं होगी। तो ये बस अदीप्त वस्तु हुई। और उस तरह से मान लीजिए कि हम एक बल्ब लेंगे, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, तो वो बल्ब जो है उसका खुद का प्रकाश है। अंधेरे में अगर जलाएंगे उसको हम लोग, क्या होगा, लाइट देगी, तो वो खुद का प्रकाश है। तो जिसका खुद का प्रकाश होता है उसको बोलते हैं हम लोग दीप्त वस्तु, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है क्या बोलते हैं हम लोग, अदीप्त वस्तु। अगर हम दीप्त वस्तु की उदाहरण लें अगर हम लोग, तो इसमें आपके पास विद्युत बल्ब आ जाएगा, तारे आ जाएंगे मतलब स्टार्स, सूरज आएंगे, सूरज भी क्या है अपने पास, एक स्टार ही है। और अगर हम अदीप्त वस्तु का उदाहरण लेंगे हम लोग, तो कोई भी अपने पास नॉर्मल वस्तु ले लीजिए जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, ईंटा पत्थर रो रहा, चांद भी एग्जाम्पल आता है कि चांद क्या है, चांद से तो हमको दिखाई पड़ती है कि लाइट आ रही है, मगर उसका खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूरज का प्रकाश लेकर रिफ्लेक्ट करता है हमको। तो चांद का भी खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए चांद क्या है, अदीप्त वस्तु है। तो इस सब का इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में मैक्सिमम बात इंग्लिश में ही जिक्र होती है। तो पारदर्शी शुरू करते हैं और अदीप्त तक जाते हैं कि इंग्लिश नाम क्या है इसका। सो पारदर्शी का नाम है ट्रांसपेरेंट, पारभासी का नाम है ट्रांसलूसेंट, और अपारदर्शी का नाम है ओपेक। दीप्त को बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट और अदीप्त को बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 और ये 2 का परिभाषा आए, उदाहरण आए, ऑब्जेक्टिव आए, किसी भी तरह से आए तो आप अच्छे तरीके से वहां पे डील करके आ सकते हैं, चाहे किसी भी तरह से पूछ दिया जाए आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में। ये सारा उदाहरण है आपके पास जो हम सुनाए हैं आपको, हम पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारभासी का, और दीप्त और अदीप्त का, ये सारा अपने पास वही लिखा हुआ है। ये अपने पास अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ये पारदर्शी है, यहाँ पर से आपके पास 1 2 3 4 किनारे थी, 4 पार हो गई पूरा, 4 का 4, तो ये क्या हो गया, पारदर्शी। ये पारभासी है, 1 2 3 4 किनारे थी, सिर्फ 2 पार हुई है तो सिर्फ पारभासी हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 रहे थे, एक पार नहीं हुई तो अपारदर्शी हो गया। डायग्राम के थ्रू अगर हम फिजिक्स मतलब P फॉर फिजिक्स, P फॉर फोटो अपने पास जरूरी बनाना है आपको, ठीक। अब देखिए, दीप्त में बताए थे ना आपको हम कि वैसा वस्तु जो खुद का प्रकाश हो उसे हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। सूरज, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सब उसका उदाहरण होता है। अदीप्त वस्तु जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, जैसे कि अपने पास चांद हो गया, कोई ग्रह हो गया, कोई वस्तु हो गया, ईंटा पत्थर हो रहा, कुछ भी। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगला टॉपिक आ रहा है मेरे पास किरण, मतलब रे। क्या आता है, किरण। किरण क्या होता है कि प्रकाश जिस सीधी रेखा पर चलती है उस रेखा को हम लोग कहते हैं किरण। प्रकाश जिस सीधी रेखा पर चलती है उसकी दिशा को दिखाने के लिए जिस सीधी रेखा का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लाइट को हम बताएं आपको कि लाइट सीधी रेखा पर चल रही है, तो सीधी रेखा पर चल रही है तो लाइट दिखाई नहीं पड़ता है हमको, हाँ, लाइट की वजह से हम देख पाते हैं किसी वस्तु को, क्लियर। तो लाइट जिस सीधी रेखा पर चलती है उसको दिखाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम एक सीधी रेखा का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ये अपने पास क्या हो गया, किरण हो गई, ठीक। अगला चीज अपने पास आता है, अपने पास अगला टॉपिक है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। देखिए, किरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रे, अब किरण पुंज या प्रकाश पुंज को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक, बीम ऑफ लाइट। तो एक लाइन को आप समझें कि क्या हो, ये किरण हुआ, क्या हुआ, ये किरण। और ऐसा ऐसा हम बंडल बनाएंगे, बंडल मतलब एक से अधिक को ग्रुप बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहलाएगा। तो क्या हो गया, किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। किरणों के समूह को, किरणों के समूह क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अब हम लोग समूह बनाएंगे तो 3 तरह से बना सकते हैं।
हम क्या करेंगे, 4-5 किरण लेंगे। तो अपने पास देखिए पहला बना सकते हैं आप क्या कि इसको हम ऐसे ऐसे बना दिए, दूसरा बना सकते हैं हम लोग कैसे, ऐसे ऐसे बना दिए ग्रुप, और तीसरा बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, समांतर की तरह। तो 3 कैटेगरी कर सकते हैं। तो प्रकाश पुंज का हो गया 3 प्रकार। पहला को बोलते हैं हम लोग, जो अपना फोटो बना हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, और तीसरा को बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। देखिए किरण में आपको दिशा दिखाना पड़ेगा, किरण में आपको दिशा दिखाना पड़ेगा कि लाइट कहां से कहां जा रही है, सो सीधा लाइन में बना सकते हैं आप। तो ये पहला वाला फोटो में देखिए आप कि तीनों किरण क्या हो रहा है, एक जगह पे जमा हो रहा है, एक जगह पे जमा हो रहा है, भीड़ लगा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। बच्चा कंफ्यूज करता रहता है कि अभिसारी और अपसारी में नाम बोलने में। तो आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे एक ही बिंदु पर भीड़ लगा रहा है, भी से भीड़, अभी से अभिसारी में आता है भी ना, तो अभिसारी किरण पुंज जिसमें भीड़ लगे एक बिंदु पर। और अपसारी हो गया कि एक ही बिंदु से क्या हो, वो फैल जाए, क्या हो, फैल जाए, तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और सीधा आया था सीधे चला जाएगा, समांतर रहे एक दूसरे के, समांतर रहेगा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, समांतर किरण पुंज। तो अपने पास 3 नाम है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। इंग्लिश नाम भी जानना बहुत जरूरी है। पहला का नाम होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करना मतलब मिल जाना एक बिंदु पे, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज होना, फैल जाना, और पैरेलल मतलब समांतर। तो 3 नाम है अपने पास, और तीनों का पहला वाला फोटो ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम दूसरी बात करेंगे हम लोग, तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये अपने पास क्या हो गया, पहला का फोटो हो गया अभिसारी का, उसके बाद ये दूसरा का फोटो हो गया मेरे पास अपसारी का, ये अभिसारी हो गया, ये अपसारी हो गया। इसमें तीनों क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पे जमा हो रहा है, एक ही बिंदु पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। यहाँ पे इसमें तीनों एक ही बिंदु पे जमा हो रहा है, इसमें एक बिंदु से तीनों फैल रहे हैं, ठीक। और अगला वाला जो होगा हमारे पास समांतर किरण पुंज होगा, अगला वाला क्या होगा हमारे पास, समांतर किरण पुंज होगा। यहाँ पे देखिए समांतर किरण पुंज है हमारे पास, तीनों लाइन क्या है, समांतर है एक दूसरे के, तीनों किरण क्या है, समांतर है एक दूसरे के, तो क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज। तो यहां तक बात आ गई हमारे पास कि प्रकाश को लेकर के कुछ बातें थी जो आपको बताया गया, बहुत ही जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चैप्टर का जो नाम आता है अपने पास परावर्तन, ठीक, उसको अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन सिर्फ प्रकाश का नहीं होता है, आवाज की होती है, साउंड की, कोई अपने पास ऑब्जेक्ट की भी होती है। गेंद हम लोग खेलते हैं बॉल ना, तो बॉल को अगर हम मारे दीवार में तो जाता है ना, तो बॉल लग करके दीवार में लग करके जैसे गया, इस घटना को परावर्तन कहते हैं हम लोग। तो बॉल गया टकरा करके तो हो गया बॉल का परावर्तन, लाइट जाएगी तो हो गया लाइट का परावर्तन, आवाज जाएगी तो हो जाएगी आवाज का परावर्तन। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। और जैसे हम गेंद मारते हैं ना दीवार में, जस्ट समझ लीजिए आपकी लाइट जाएगी, वही कहानी होगी जो गेंद के साथ होगी। अगर हम सीधा मारेंगे तो बॉल सीधा आएगी, तो लाइट भी जाएगी सीधा सीधा आएगी। थोड़ा टेढ़ा मारेंगे तो बॉल जाएगी उधर, तो लाइट को भी मारेंगे ऐसे तो लाइट भी जाएगी उधर। बस यही घटना है पूरा। तो देखिए अपने पास क्या लिए हैं हम लोग, एक आईना लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, एक आईना लिए हुए हैं, और एक क्या किए हैं, एक किरण को लाए हैं। किसको लाए हैं, किरण को। इस पे गिराए हैं, टेढ़ा है तो टेढ़े भागेगा अपने पास, ऐसे आया था और ऐसे भाग गया। तो जो आया ऐसे ऐसे भाग गया, इसी घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है, चिकनी या चमकीली सतह कहने का मतलब हो गया अपने पास कि जस्ट लाइक आईना की तरह, चाहे अपने पास दीवार हो गया जो एकदम पूरा चमकीला दीवार है जिसमें पेंट सही से कर देते हैं, चाहे कोई लकड़ी हो गया जिसको अच्छे तरीके से पॉलिश किया गया है, तो उसको बोलते हैं चिकना और चमकीली सतह। तो क्या हो गया यहाँ पास, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिधर से वह आती है। अब हम इस यहां से दीवार बांध देते हैं, एक उधर हुआ एक इधर हुआ अपने पास, तो उधर से आई थी उधर भाग गई है, तो इस घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि प्रकाश आया प्रकाश भाग गया तो बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगर गेंद आता गेंद भागा तो क्या बोलते हैं हम लोग, गेंद का परावर्तन, ठीक। तो यही बात है अपने पास कि जो बोले अभी हम परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है जिधर से वह आती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वो बात यहीं से लिखा हुआ है पूरा कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है या टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिधर से वह आती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें 4-5 टर्म है। जैसे हमारे पास हम आने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आर आई से,
जाने वाले किरण को बोलते हैं आर आर से, और जहां पे टकराया है उस बिंदु को बोलते हैं पी। और देखिए जिस बिंदु पर टकराया है और ये अपने पास सतह से बनाएंगे हम लोग लंब, इसको बोलते हैं एन। और एन और आर आई के बीच का कोण को बोलते हैं आई, और एन और आर आर के बीच के कोण को बोलते हैं आर। ठीक, इसको अगर हम तरीके से आपको दिखाएं तो देखिए इस तरह से, ये हो गया आपके पास परावर्तक सतह जो परावर्तन करेगा, ये हो गया मेरे पास किरण, आने वाली किरण, यहाँ टकराई और यहाँ से फिर वो उधर लौट गई। तो आने वाली किरण को बोलेंगे हम लोग आर आई, जाने वाली किरण को बोलेंगे आर आर। जिस बिंदु पे टकराई है या पड़ी है, गिरी है, सतह से हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री बना दिए हम लोग। और 90 डिग्री मतलब इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। अभी सबका नाम लिखेंगे हम लोग अभी। तो ये एन और आर आई के बीच के कोण को बोलते हैं आई से, और एन और आर आर के कोण के बीच को बोलते हैं आर से। अब देखिए हमारे पास कितने टर्म हो गए, 1 2 3, इस बिंदु को लगा देंगे तो 4 5 और ये 6 टर्म है, सबका नाम सब है। कैसा है देखिए, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। घटना क्या हो रहा है परावर्तन का, तो परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर गिरी है या परी है या आई है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ओके, और इस बिंदु पर जो हम परपेंडिकुलर लंब बनाए हैं उसको बोलते हैं अभिलंब। और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को बोलते हैं परावर्तन कोण। सारी बातें आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। आर आई को बोलते हैं आपतित किरण, आर आर को बोलते हैं परावर्तित किरण, पी को बोलते हैं आपतन बिंदु, एन को बोलते हैं अभिलंब। ये अपने पास कोण आई है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, ये कोण आर है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। सबका इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, इतनी सारी बात है अपने पास। यहां तक क्लियर? आगे हम लोग सबका परिभाषा भी लिखा हुआ है, जो हम सुनाए हैं वही बात है अपने पास। अगला पेज में देखते हैं। यहाँ परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, सबका क्या है परिभाषा है पूरा। अब देखिए यहाँ तक कहानी खत्म। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास, इसको हम 1 स्टार लगा लिख सकते हैं, या दिल में इसको रख लीजिए बात को। ठीक, ये अपने पास आएगा ही एग्जाम में। अब मतलब कि हर साल आगे पीछे करके पूछे जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर में पूछे। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फोटो बनाए थे हम उसी फोटो को दोबारा आपको ये हो गया आर आर, ये हो गया आर आई, ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये हो गया पी। अब देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हर साल आती है, इस साल भी आएगी। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम के हिसाब से क्या कहता है नियम, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, ये हमारे पास मान लीजिए कि हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, और यहाँ पे बना दिए हम अभिलंब। ये तीनों को अगर मान लीजिए कि हम चिपकाएंगे किसी दीवार में तो तीनों चिपक जाएगा, एक साथ चिपकेगा, आगे पीछे नहीं चिपकेगा। यानी कि 2 चिपक गया, एगो बाहर है, नहीं। जो कहता है कि एक ही समतल में होता है, तो ये वाला और बीच वाला तीनों को दीवार चिपकाएंगे तो तीनों एक साथ ही चिपक जाएगा। इसी का मतलब होता है कि ये किरण और लंब, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में है। पहला मैंने समझ में आ गया। पहला क्या करता है, फिर सुन लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों हो गए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों क्या हो गया, एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम खत्म। दूसरा नियम इससे भी आसान है कि ये जो आपतन कोण है, ये जो परावर्तन कोण है, मतलब कोण आई और कोण जो आर है, ये दोनों बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि जितना गैप में ये आया था, इसको ये अपने पास रुका हुआ है, ठीक, ये हिलेगा नहीं, ये रुका हुआ है। जितना एंगल बना के आया था ये वाला एंगल, उतना ही एंगल बना के भागेगा भी। इन्हें कि अपने पास ऐसे आया था, ऐसे आया मान लीजिए, और ये भाग जाएगा ऐसे करके, तो इसका एंगल देखिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, डिफरेंस लगा है ना आपको। ऐसा नहीं होता है नियम में, आपको दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। यही है दूसरा नियम कि दोनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर। जितने एंगल पे आया है उतना ही भागेगा वो। प्रयोग करना है तो गेंद लेकर के दीवार में टेढ़ा होकर मारिए, जैसे मारिएगा वैसे ही उतना ही एंगल भागेगा वो। यही है दूसरा नियम अपने पास। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान से सुनिएगा, और सुन लिए हैं तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक मेरे पास पूरा कहानी सुना दिया गया आपको।
अब देखिए परावर्तन के प्रकार, मतलब कि जो हमारे पास प्रोसेस पढ़े हैं, घटना पढ़े हैं, वो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है पास नियमित, एक होता है अनियमित, रेगुलर और इरेगुलर, नियमित और अनियमित। अब देखिए परावर्तक सतह समतल भी हो सकता है और खुरदुरा भी हो सकता है। ऐसा वाला मान लीजिए कि हमारे पास परावर्तक सतह ये हो गया, तो ये वाला समतल हो गया, ये खुरदुरा वाला हो गया। अगर मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि समतल परावर्तक सतह से जो होगी परावर्तन उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन, और जो आपके पास रफ मतलब खुरदुरा परावर्तक सतह से जो होगी परावर्तन उसे कहेंगे हम लोग अनियमित परावर्तन। एक तरीका ये हो गया बोलने का। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि परावर्तन से पहले हम 3 समांतर किरण लाते हैं और ये परावर्तन के बाद भी अगर ये समांतर ही रहा तो इस घटना को कहेंगे हम लोग नियमित परावर्तन। और अगर मान लीजिए कि हम परावर्तन से पहले 3 किरण लाए, 1 2 और 3, तो परावर्तन से पहले मतलब टकराने से पहले ये समांतर है, मगर टकराने के बाद ये समांतर अपने पास नहीं रहेगा। नहीं रहा मतलब अपने पास क्या हो गया, अनियमित परावर्तन। तो हम परावर्तक सतह से भी परिभाषा बोल सकते हैं इसका, और किरण के हिसाब से भी परिभाषा बोल सकते हैं इसका। तो आप फिर से दोबारा ध्यान से सुनिए कि अगर समांतर किरणें परावर्तन के बाद समांतर ही रहे तो कहते हैं नियमित परावर्तन। यदि समांतर किरणें परावर्तन के बाद असमांतर हो जाए तो बोलते हैं अनियमित परावर्तन। एक तो परिभाषा ये हो गया। दूसरा परिभाषा कि समतल परावर्तक सतह से जो होती है परावर्तन उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, और खुरदुरा सतह से जो होती है परावर्तन उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। आपके पास यहाँ पे हो गया ये नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल फोटो, और ये हो गया पास अनियमित परावर्तन का फोटो। ठीक, तो ये सारा आपका सुनाया गया है, वो आपके पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, आराम से समझ में आया होगा आपको। आगे अपने पास टॉपिक आता है दर्पण। क्या आता है, दर्पण, जिसको हम लोग आईना कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आईना कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, मिरर। देखिए ये जनरली कांच का बना होता है, जनरली कांच का बना होता है। तो कहता है कांच का बना हुआ ऐसा सीट जिसका एक सतह रचित हो। अब ये टर्म क्या है, रचित। रचित मतलब होता है पेंट किया हुआ, एक स्पेशल टाइप का पेंट होता है। सिल्वर पेंट को बोलते हैं रचित। हम लोग सभी पेंट को हमने बोल सकते हैं रचित। सिल्वर पेंट किया होता है दर्पण के ना, आईना के एक तरफ जो अपने पास पेंट किया हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर पेंट होता है, वो उसको हम बोलते हैं रचित। उसी की वजह से लाइट वापस लाती है, नहीं तो क्या होता है लाइट पार कर जाएगा उसमें हमें वो। तो कांच का बना हुआ ऐसा सीट, सीट मतलब पतला सीट ऐसे करके हम, जिसमें एक सतह क्या हो, रचित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, दर्पण कहेंगे। जैसे मान लीजिए पास क्या है, ये देख पा रहे हैं आप, इसका फोटो मैं दोबारा यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये हुआ पेंटेड साइड, मतलब कि जो हम लोग रचित सतह बोलते हैं। ये हो गया पेंटेड साइड, ये हो गया अपने पास रिफ्लेक्टिंग साइड, परावर्तक सतह। इधर से हम लोग शकल देखते हैं, उधर से नहीं देखते हैं, जिधर शकल दिखाई पड़े हमको उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह, और उल्टा साइड उसका हो गया रचित सतह। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है परावर्तक सतह और रचित सतह। आगे बढ़ते हैं हम लोग दर्पण के प्रकार में। दर्पण के प्रकार में, टाइप्स ऑफ मिरर में। देखिए जनरली क्या होता है कि बच्चों को यह बताया जाता है दर्पण अपने पास 3 प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। जबकि ऐसा है नहीं, दर्पण आपके पास 3 प्रकार के होते हैं, मगर पहला समतल ठीक है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परावलिक दर्पण या परावलीय दर्पण। क्या क्या हुआ, समतल, गोलीय और परावलीय दर्पण। अब उत्तल अवतल जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जानकारी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। जनरली जो टीचर भी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आपका काम कर जाएगा कि 3 लिखा रहेगा, 3 लगा दीजिए, आंसर सही हो गया। मगर अगर प्रॉपर वे से कहा जाए बताने के लिए तो फंस जाइएगा आप उसमें आप। तो चलिए हम लोग क्या पढ़े, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय और परावलिक दर्पण। ठीक, अब जो हमारे पास बोले हैं उत्तल और अवतल, तो गोलीय दर्पण का 2 हिस्सा है, अवतल और ये उत्तल। ठीक, समतल को बोलते हैं प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, और परावलिक दर्पण को बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक मिरर। ओके, और जो हम लोग गोलीय दर्पण का 2 हिस्सा होता है, अवतल और उत्तल, एक को बोलते हैं कनकेव मिरर और दूसरा को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर।
अब इन सबों को हम जानते हैं बारी बारी से कि हाँ कैसा होता है, क्या परिभाषा हो सकता है उसका, कैसा फोटो होता है, क्या क्या गुण है सबका अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। परावलिक का उतना उपयोग नहीं है, इसलिए सिर्फ परिभाषा लिख करके इसको हम लोग क्या करते हैं, गोल कर देते हैं, खत्म कर कहानी इसका। परावलिक दर्पण, देखिए परावलिक ना, पैराबोला एक शेप होता है। देखिए पैराबोला क्या है, एक शेप है। ये अपने पास ये पैराबोला का शेप है, पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता है, गोलाकार नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। अब मैथ के हिसाब जाएगा, मैथ का टर्म है ये सब। देखिए ये भी सर्किल हुआ, ये गोला बना देंगे तो ये फुटबॉल, फुटबॉल हो गया। ये सारे कितने हैं हमारे पास, मैथ का टर्म है। तो ये भी क्या है पास, मैथ का टर्म है। पूरा गोल नहीं है, पूरा गोल बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा गोल का हिस्सा ना, मगर पूरा गोल नहीं, थोड़ा चपटा हुआ है। तो अपने पास ये शेप को बोलते हैं हम लोग पैराबोला, इंग्लिश में। हिंदी में परावलिक, परावलीय जो बोलना है बोल सकते हैं। तो कहता है कि अगर मान लीजिए कि उसका हिस्सा होता है, कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरी तरह से गोल नहीं हो। ये तो क्या हो गया अपने पास, पूरी तरह से गोल हो गया, उसका हिस्सा हो गया, मगर ये पूरी तरह से गोल नहीं है, टेढ़ा है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं हम लोग परावलिक दर्पण। देखिए फोटो बना हुआ है इसका, थोड़ा चिपटा हुआ है ना, जिधर से ऐसे ऐसे ये सब बाल की तरह है, ये सब अपने पास क्या है, पेंटेड साइड है, रस्तित सतह, और उसका उल्टा क्या हो गया, परावर्तक सतह, जहां से हम शकल देख सकते हैं। इसका खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग समतल दर्पण में। देखिए समतल नाम से लग रहा है प्लेन टाइप का होगा। अभी हम जितने भी जिक्र करेंगे सब परावर्तक सतह को लेकर ही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। परावर्तक सतह अपने पास, इसमें अपने पास क्या था, पूरी तरह से गोल नहीं था। अब हम समतल दर्पण की बात करेंगे तो जिसका परावर्तक सतह पूरी तरह से समतल हो, ओके, दीवार जैसा अपने पास, उसको बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण। देखें आप, ये लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे देखिएगा तो आप आईना देख पाते हैं। घरों में जो हमारे पास लगा हुआ है आईना शकल देखने के लिए, वो समतल दर्पण ही है। क्या है वो, समतल दर्पण ही है। तो उसको हम साइड से देखेंगे, साइड से तो हमको एक लाइन दिखाई पड़ेगा, मतलब कि शकल यहाँ सामने इधर खड़ा होकर देख पाएंगे हम। तो समतल दर्पण को पढ़ने के लिए एक लाइन का उपयोग करते हैं, और इधर हमारे पास हो गया पेंट कर दिया रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रस्तित सतह। शकल देखेंगे हम इधर से, जिसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये हो गया पास समतल दर्पण। सिंपल डेफिनेशन है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समतल दर्पण। अगला अपने पास इंपोर्टेंट, ठीक, इंपोर्टेंट मतलब कि इसको दिल में रखना है, इसको क्या करना है, इसको दिल में रखे रहना है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोला का भाग होता है। मान लीजिए कि आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल बना हुआ है शीशा का, ठीक, पूरा गोल टाइप का, अंदर से खाली होता है, खोखला होता है अपने पास। उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके काट लेंगे चक्कू से, एक हिस्सा इतना काट लिया ना, तो जो अपने पास दिखाई पड़ रहा है वो हो गया गोला का हिस्सा। उसी में एक तरफ से क्या करेंगे, सिल्वर पेंट कर देते हैं हम लोग, बन गया अपने पास क्या, दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण बन गया, गोला का हिस्सा था इसलिए गोलीय दर्पण बन गया। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, सिर्फ गोले का नहीं, खोखले गोले का भाग हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ये गोला था, रिंग नहीं है ये, ठीक, रिंग नहीं है, गोला है, गोला। गोला से क्या, इस चक्कू लेके यहां से काट लिए हैं, एक उधर से काट लिए ऐसे करके, तो यहां से हम काट काट के यहाँ बाहर निकाल दिए, इतना काटे हैं हम लोग, ये बाहर निकाल दिए, यहां से काटे हैं हम लोग, ये बाहर निकाल दिए। एक तरफ पेंट करते हैं, फिर सेकेंड तरफ पेंट करते हैं, दो दो फोटो बन जाएगा हमारे पास। जैसे मान लीजिए कि पास ये गोला है, ठीक, इसमें हम यहां से काट लिए, यहां से काट लिए, ये निकाल दिया, यहां से काट लिए, यहां से काट लिए, ये निकाल दिए। लाइन नहीं काटे हैं, ऐसे काटे हैं गोला टाइप का, इससे चक्कू लेके तरबूज काटते हैं उस तरह से। तो यहां से काट के निकालेंगे तो ये निकल गया, यहां से काट के निकालेंगे तो ये निकल गया। दो तरफ है अपने पास, एक तरफ क्या करेंगे हम लोग, पेंट कर देंगे। मान लीजिए कि इधर हम इसमें पेंट कर दिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक तरफ आईना कहाँ देखेंगे हम, शकल कहाँ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे। इसमें पेंट कर दिया हम लोग क्या हमारे पास, ये ऐसे 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 ऐसे, शकल कहाँ से देखेंगे हम लोग, इस तरफ से शकल देखेंगे हम लोग। ठीक, तो शकल देखने वाला जो हिस्सा हुआ, जो साइड हुआ, एगो में धसा हुआ है, एगो में उठा हुआ है, इससे दोनों का अलग अलग नाम होता है। ठीक, तो यहाँ पे वही अपने पास गोला का हिस्सा था, तो गोला में से निकाल के दिखाए हैं आपको हम लोग। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। दो को बनाए तो दो प्रकार होगा अपने पास। ठीक, तो गोलीय दर्पण का प्रकार होता है अपने पास, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण जो अभी हम दो हिस्सा बनाए थे, एक बनाए थे हम लोग ऐसे, एक ये ऐसे वाला है, एक आपके पास ऐसे वाला है। इसे हम क्या करेंगे, इधर से पेंट कर देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इधर से पेंट कर देते हैं। तो इसमें देखिए शकल कहां से दिखाई पड़ेगा, इतना तो समझ में आ ही गया है आपको ना, कि इधर से पेंट किया, जैसे हम लगाए हुए ऐसे डैश 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 डैश, इधर से पेंट किया हुआ है, रस्तित सतह है वो, पेंटेड साइड है वो।
और बाकी उसका उल्टा तरफ क्या हो गया, परावर्तक सतह, मतलब शकल देख सकते हैं। उधर से हम शकल देखेंगे, इधर से शकल देखने वाला साइड क्या है, धंसा हुआ है ना, धंसा हुआ। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो किसी एक को याद रखिए, अपने आप दोनों याद रहेगा। इसको याद रखिए, उत्तल और उत्तल नाम है ना, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, और उल्टा बोल दिए जिसका धंसा हुआ हो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ये हो गया आपके पास हिंदी नाम से याद करने का ट्रिक। और अगर इंग्लिश नाम से याद कीजिएगा आप तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कनकेव। तो ये केव मतलब होता है पिंजरा, तो पिंजरा मतलब क्या होगा, घेरा वाला होगा। तो ये घेरा गया अपने पास, है ना। तो अगर ये याद है दूसरा अपने पास याद रहेगा, इसको बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया हमारे पास गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल, अवतल, मतलब कनकेव और कन्वेक्स। ये अपने पास फोटो हो गया अवतल का, ये हो गया उत्तल का। अगला टर्म आता है पास प्रतिबिंब, मतलब इमेज पढ़ना है हम लोग। क्या पढ़ना है, इमेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, इमेज पढ़ना है। देखिए तो इमेज क्या होता है, सो दर्पण में अपने पास भी इमेज बनता है और लेंस में भी अपने पास इमेज बनता है। तो फिलहाल हम दर्पण के हिसाब से काम करेंगे। तो दर्पण में कौन सी घटना घटती है, परावर्तन, और जब हम लेंस पढ़ेंगे तो उसमें घटती है अपवर्तन। तो दोनों में बनता है अपने पास, मतलब परावर्तन के बाद ही बनता है इमेज मतलब प्रतिबिंब, और अपवर्तन के बाद ही बनता है प्रतिबिंब। तो अभी अगर हम परिभाषा बोलना चाहें प्रतिबिंब का तो दोनों लगा के बोल सकते हैं। देखिए क्या होता है, सो जब प्रकाश की किरण या किरण, हाँ किरणें, एक किरण या एक से अधिक किरणें, जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या क्या समझ में आया, कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह हुआ प्रतिबिंब का परिभाषा। अब परिभाषा में दो टर्म आया है कि कटती है और कटती हुई मालूम पड़ती है। दो टर्म को अलग अलग कर लेंगे हम लोग, कटती है और कटती हुई मालूम पड़ती है। अगर सचमुच कट गई तो बनता है अपने पास वास्तविक प्रतिबिंब, और कटती हुई मालूम पड़ती है तो बनती है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए हमारे पास। तो प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम भी होता है हिंदी में आभासी प्रतिबिंब। आभास हो रहा है, ऐसा है, रियल में है नहीं। ठीक, तो दोनों का आपको हम सुना दिए परिभाषा, वास्तविक प्रतिबिंब का भी और काल्पनिक प्रतिबिंब का भी। क्लियर। अब दोनों में कभी कभी 2 नंबर में अंतर पूछ दिया जाता है। ठीक, तो कुछ टर्म है जो अपने पास यहाँ लिखा हुआ है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक तो हो गया हमारे पास कि वास्तविक प्रतिबिंब लिखा हुआ है, काल्पनिक यहाँ लिखा हुआ है। तो ये अपने पास वास्तविक है जो वास्तविक कटान से बनती है। ठीक, और ये क्या बनेगा पास, काल्पनिक कटान से। ये अपने पास देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। क्लियर। तो क्या है पास, उल्टा बनता है, ये हमारे पास सीधा बनता है। अगर ये हमारे पास वास्तविक है, सचमुच का है, तो पर्दे पे इसको उतार सकते हैं हम लोग, उसको उतार नहीं सकते हैं, पर्दे पे नहीं बना सकते हैं उसको हम लोग। ये अपने पास क्या, दर्पण के हमेशा सामने बनता है, दर्पण के हमेशा सामने बनेगा। ये दर्पण के हमेशा पीछे बनता है, पीछे होता नहीं है, लगता पीछे है, दर्पण के अंदर बनता है अपने पास। ठीक, क्लियर मामला पूरा। तो ये 4 अंतर है अपने पास वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का। अगर आप लिख दिए तो 2 नंबर में आए, आराम से आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है कि छाया, सुने ना, छाया फिर साया, हाँ इस तरह का नाम सुने होंगे। तो छाया क्या होता है, वो शैडो होता है इंग्लिश में नाम इसका। ओके, अब ये होता कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि हाँ धूप बहुत कड़ी है और उसमें आप लोग चल रहे हैं तो आपके पास पीछे पीछे आपका बॉडी का साया बनता है, छाया बनता है। ठीक, तो होता कैसे होगा समझिए, हट जाता है, क्या होता है, जिस जगह पे छाया बना होता है उस जगह से क्या होगा, हमारे पास लाइट आ जाती है वहां पे। तो सीधा मतलब ये हो गया कि प्रकाश के दिशा में कोई वस्तु रख दिए हैं जो प्रकाश को उतना दूर रोक दिया है। तो क्या हो गया, छाया अपने पास क्या, एक जगह है। क्या है, छाया एक जगह है। कैसा, काला जगह है। काला क्यों है, क्योंकि लाइट नहीं पहुंच पाती है वहां पे। क्लियर। तो क्या है पास, छाया क्या है, बस एक जगह है, क्षेत्र है। कैसे बना है वो, तो प्रकाश के रास्ते में कोई ना कोई वस्तु आ गया। कौन सा वस्तु आ गया है, अपने पास अपारदर्शक वस्तु आ गया है।
ठीक, कौन सा वस्तु आ गया है? अपारदर्शी वस्तु आ गया है, जो उसको लाइट को पार नहीं करने देता है, लाइट को रोक दिया उतना जगह से। अगर हम ऐसे हाथ रखेंगे तो इतना दूर हमारे पास कि मेरा हाथ क्या है? अपारदर्शी वस्तु, लाइट पास नहीं करने देगी इसको। तो इतना जगह क्या हुआ? लाइट रोक दिए, तो इतना ही जगह पीछे क्या बना? काला क्षेत्र बन जाएगा। तो वही जो काला क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं हम लोग छाया। जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु के आने से जिस काले क्षेत्र का निर्माण होता है उसे छाया कहते हैं। वही बात समझाया गया है आपको। यहाँ पे डायग्राम एक बनाया गया है। जनरली हम ना कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम बात डायग्राम के थ्रू बना के समझाया जाए। ये जो भी पीडीएफ है ये हमारे क्लास का पीडीएफ है। हाँ, बच्चे का हैंडराइटिंग सही था तो हम उसको उठा के यहाँ पे ले आए हुए हैं। तो एक एक बात हम क्लास में बताते हैं पूरा का पूरा। ठीक, तो देखिए डायग्राम के थ्रू, ये आपको डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी भी किताब में खोज लीजिए आप, नहीं मिलेगा। ये हमारा अपना इजाद किया हुआ है। एक टेबल था, टेबल पे हम एक वस्तु रखती है, चाहे वो बेलनाकार रखिए चाहे अपने पास की तरह रखिए। तो अगर हम रख दिए अपने पास, तो टॉर्च जलाए हैं हम लोग अंधेरा में, तो क्या होगा? मेरे पास लाइट तो आएगी दीवार पर, मतलब इतना दूर नहीं आएगी क्योंकि ये रोक दिया अपना लाइट को। तो हमारे पास दीवार पे दिखाई पड़ेगा जो काला क्षेत्र है उसको बोलते हैं छाया। तो ये अपने पास इसको लगा छाया लिख दी हुई है। ठीक, तो ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, बच्चे के दिमाग में सेट रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मेन देखिए पूरे चैप्टर में हमको मैक्सिमम बात गोलीय दर्पण को लेकर पढ़ना है, परावर्तन के हिस्सा में। तो अब गोलीय दर्पण का कुछ मुख्य भाग जो होता है वो जानते हैं हम लोग, कुछ मुख्य भाग, इंपोर्टेंट पार्ट जो है उसका जानते हैं। देखिए 5, 6, 7 होते हैं अपने पास। हाँ, जो उसका मुख्य भाग होता है। पहला अपने पास वक्रता केंद्र, फिर होता है ध्रुव, फिर होता है प्रधान अक्ष, 3 हो गए। फिर होता है वक्रता त्रिज्या, फिर होता है फोकस, फिर होता है फोकस दूरी, फिर होता है पास एपर्चर बोलते हैं उसको, द्वारक कहते हैं हिंदी में हम लोग। क्या क्या हो गया? वक्रता केंद्र, ध्रुव, प्रधान अक्ष, फोकस, फोकसांतर या फोकस दूरी। ठीक, दोनों एक ही नाम है, वक्रता त्रिज्या द्वारक। ये 7 हैं जिसको हम लोग को जानना है। सबका इंग्लिश में नाम भी है अपने पास। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस अपने पास, फोकस, फोकल लेंथ अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, ये सारी बातें अपने पास, एपर्चर, सारी बात अपने पास आ गई इंग्लिश में भी। इसको फोटो में देखा जाए तो हम फोटो बना के दिखाते हैं। ठीक, ये एक गोलीय दर्पण है मान लीजिए, और आप लोग बोलिएगा, मन में सोचिएगा कि कौन सा दर्पण है। गोलीय का 2 हिस्सा होता है, अवतल और उत्तल। तो क्या है, धंसा हुआ है तो अवतल हो गया। अब सोचिए कि कहां से लाए थे काट के, हम एक गोला से काट के लाए थे ना, एक गोला से काट के लाए थे हम लोग, उसका हिस्सा है अपने पास। तो अपने पास ये गोला जो है, हर गोले का अपना एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। क्लियर? अब ये गोला है, इसका केंद्र है अपने पास, तो क्या होगा कि ये केंद्र जो है जब तक गोला का हिस्सा था सिर्फ केंद्र कहलाएगा, मगर अब ये सिर्फ दर्पण का अपने पास है। दर्पण के लिए जो केंद्र है अपने पास, ये सिर्फ केंद्र नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इसको हम लोग दिखाते हैं सी से, क्योंकि नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी शुरू होता है इसलिए सी दिखाते हैं हम लोग। अगला जो है दर्पण के हम लोग क्या करते हैं, बीचों बीच एक ज्यामितीय रूप से एक बिंदु लेते हैं। ज्यामितीय रूप से मतलब अपने मन से। ठीक, बिंदु ले लिए, उस बिंदु का नाम हो जाता है ध्रुव, इंग्लिश में नाम है पोल, इसलिए पी से दिखाते हैं। और एक हम लाइन पास कराते हैं, रेखा पास कराते हैं सी और पी से, सी और पी से पास कराते हैं। और इस लाइन का, इस रेखा का नाम होता है प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में एक ही नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगला क्या टर्म हो गया आपके पास? ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, 3 टर्म समझ आ गया आपको। अगला होता है फोकस। फोकस कैसे होता है वो देखिए, कि अगर मान लीजिए कि प्रधान अक्ष के समांतर हम एक किरण लाएं, अब किरण आई है, दर्पण पर टकराई है तो परावर्तन होगी। तो परावर्तन हुई, इधर भाग आई। ठीक, तो परावर्तन होने के साथ साथ क्या हुआ है कि प्रधान अक्ष को काट दिया है ये एक बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर काट रहा है ये परावर्तित किरण, उस बिंदु का नाम है फोकस। क्या नाम है? इंग्लिश में भी फोकस और हिंदी में भी फोकस। दिखाते हैं इसको बड़का एफ से। ये आपके पास 1, 2, 3 को बिंदु है, ये वो लाइन हो गया, 4 चीज हो गया आपके पास। अब देखिए दूरी आता है 2, कोई भी दूरी हम पी से नापेंगे, ध्रुव से नापते हैं। तो हम लोग क्या करें, ये अपने पास बाउंड्री होगा, यहां से नापना है हमको, इधर नापना है। तो यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है, एफ तक के दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी या फोकसांतर। मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस दूरी या फोकसांतर। दिखाते हैं छोटका एफ से, दोनों शामिल है, बड़का एफ और छोटका एफ, कंफ्यूज नहीं करना है। बड़का एफ एक बिंदु है और छोटका एफ एक दूरी है। क्या है? दूरी है। बिंदु का कोई मात्रक नहीं होता है, मगर दूरी का मात्रक होता है, मीटर या सेंटीमीटर।
फिर P से नापेंगे हम लोग आपका C तक की दूरी को, यहां तक की दूरी को नापेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। सिर्फ त्रिज्या नहीं, वक्रता त्रिज्या दिखाते हैं, बड़का आर या छोटका आर, दोनों आर दिखा सकते हैं इसको हम लोग। तो ये दोनों दूरी होगी अपने पास। तो दूरी का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। कितने नाम हो गए आपके पास? ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, फोकस हो गया, फिर फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। बच गया आपके पास द्वारक। क्या बच गया आपके पास? द्वारक। कोई भी दर्पण, गोला वाला दर्पण है ना, ऐसे करके गोला करके, ऐसे करके गोला दर्पण है, तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, इसका कितना चौड़ाई का है ये। तो किसी भी सामने से देखें तो क्या दिखाई पड़ेगा हमको? सर्किल दिखाई पड़ेगा, वृत्त दिखाई पड़ेगा। और वृत्त का क्या होता है? व्यास। तो जो वृत्त रूप में दिख रहा है हमको, इसके व्यास को कहते हैं उस दर्पण का द्वारक। सीधा सीधा कहिए ना, कितना चौड़ा है, कितना अपने पास बड़ा है दर्पण, उसको बोलते हैं हम लोग द्वारक। मतलब यहां से लेकर के यहां तक के दूरी को बोलते हैं द्वारक हम लोग। क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? द्वारक। ये 7 नाम थे, फोटो में समझा दिया हूं मैं आपको। अगर आप यहां पे देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। देख पा रहे हैं आप इसमें, हाँ, कि ये गोला बना हुआ है, ये केंद्र दिखाया गया, ये गोला का केंद्र है अपने पास। हाँ, अगला पिक्चर में आपको सारी बात मिलेगी। ये अपने पास देख पा रहे हैं अभी ना, यहाँ हम P बनाए थे, ये C है, ये F है अपने पास। हाँ, और यहां से दूरी नापे हम लोग, ये वाला छोटका F हो गया, ये बड़का R हो गया, यहां से लेके क्या हो गया? द्वारक हो गया अपने पास। वही बात है जो समझाया आपको। सबका परिभाषा है बारी बारी से। वक्रता केंद्र का परिभाषा है, ध्रुव का परिभाषा है, सबका बारी बारी से अलग अलग फोटो सब है अपने पास। हाँ, ये सारी बात आपको समझा दी गई। उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में समझाया गया है, किधर से क्या होता है नहीं होता है सो। ठीक, सारी बातें आपको PDF मिल जाएगी, आप उसमें देख लेंगे सब कुछ। फोकस का परिभाषा, फोकस दूरी का परिभाषा। हाँ, किसका फोकस अपने पास, थोड़ा फोकस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, देखिए, अगर ये हमारे पास क्या है? उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण है। ये क्या है हमारे पास? उत्तल दर्पण है। अगर हम इसमें, ये क्या कहलाता है? P, ये क्या कहलाएगा इधर से? C, क्योंकि ऐसे गोला बना होगा तो C इधर रहा होगा। ये यहाँ होता है बीचों बीच F। ये इस तरह गोला बना होगा तो इसका क्या होगा हमारे पास? केंद्र यहाँ होगा इधर, इसमें P यहाँ लेंगे, लाइन पास करा देंगे हम लोग। तो ये C हो गया, ये P हो गया, बीच में आता है अपने पास F। तो इसका जो फोकस है हम यहाँ से उधर नाप रहे हैं, इसमें यहां से इधर नाप रहे हैं। बाएं नापेंगे तो होता है माइनस, दाएं नापते हैं तो होता है प्लस, जस्ट ग्राफ की तरह। ओके, तो अपने पास क्या होता है कि फोकस दूरी की बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो गया हमारे पास? इसका फोकस दूरी इधर नापे तो क्या हो गया हमारे पास? प्लस में। इसका नापे फोकस दूरी कितना हो गया हमारे पास? माइनस में। तो ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है निगेटिव, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है हमारे पास? धनात्मक। ठीक, ये दोनों फोटो पिछला वाला बना के दिया हुआ, यहाँ पे देखिए मेरे पास। त्रिज्या की बात करेंगे तो वो भी हो गया हमारे पास। इसमें त्रिज्या कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या इधर, इसमें कहाँ बनेगा? इधर। तो इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है प्लस, और इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है माइनस में। द्वारक इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा, जितना चौड़ा है अपने पास। तो ये सारी बातें, सातों बातों को समझाया गया। हाँ, अगला चीज हम बढ़ते हैं हम लोग की अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना को हम लोग कहते हैं अपने पास किरण आरेख। क्या बोलते हैं हम लोग? किरण आरेख। क्या कहते हैं हम लोग? किरण आरेख। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में पहले देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण में देखेंगे हम लोग। हाँ, देखिए, अवतल दर्पण में 6 फोटो बनते हैं और उत्तल दर्पण में आप 2 में लिपट सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं आपको कि पहले 6 फोटो बना के दिखाते हैं। ठीक, एक नया पेज खोल रहे हैं हम आप लोगों के लिए। पहला अवतल दर्पण में तो हम 6 फोटो बनाएंगे। 1 फोटो, 2 फोटो, 3, 4, 5, ये हो गया 6। सब में एक ही डायग्राम बनाना है। पहले हो गया P, ये हो गया मेरे पास C, ये हो गया F। ठीक, उतनी बातें, सारी बात सभी फिगर में लिख देंगे हम लोग। C हो गया, ये हो गया F, P C, ये हो गया F, P C, बीच में हो गया F, यहाँ बना P, यहाँ C, यहाँ हो गया F। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ध्यान से, इसमें बच गया है P, यहाँ C, बीच में हो गया F।
अब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को अलग अलग जगह रखना है हमको। तो वस्तु के कितने जगह हो सकते हैं पहले वो समझ लीजिए, फिर दिमाग में सेट हो जाएगा आपको, उसके हिसाब से काम कर लीजिएगा। और थोड़ा दिमाग लगा के देखते रहिए, कंसंट्रेट होकर के। देखिए 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, कौन कौन, एक पॉइंट P, एगो F, एगो C, 3 पॉइंट देखे। और एगो पॉइंट मानते हैं अनंत, बहुत दूर जो है, शकल देखने के लिए इधर खड़े होंगे ना, ये तो हो नहीं सकते हम लोग, तो इधर खड़े हैं अपने पास। चौथा पॉइंट कौन हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 1 2 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट मानते हैं अनंत पर, कहां पे, अनंत पे। तो 4 पॉइंट हो गए और अपने पास हर 2 पॉइंट के बीच का जगह भी हो गया। तो हम लोग को पॉइंट पे भी रुकना है और 2 पॉइंट के बीच के जगह पे भी रुकना है। पॉइंट को फिलहाल के लिए स्टेशन मान लीजिए, क्या मान लीजिए, स्टेशन। तो पहला स्टेशन हो गया आपका अनंत, और अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, अनंत और C के बीच का जगह। फिर अगला मिल गया C, फिर अगला होगा C और F के बीच में रुकेंगे हम लोग, फिर F पर रुकेंगे हम लोग, फिर F और P के बीच में रुकेंगे हम लोग। P पे नहीं रुकते हैं, दर्पण के अंदर घुस हो जाएंगे हम। तो क्या हो गया हमारे पास, P पर नहीं रुक के बाकी इधर सब जगह रुकेंगे हम। तो कितने जगह बन गए हमारे पास, 6 जगह बन गए। कहाँ, अनंत 1 जगह, अनंत और C के बीच में रुके 2 जगह, C पर रुके 3 जगह, C और F के बीच में रुके 4 जगह, F पर रुके 5वां जगह, F और P के बीच में रुके 6ठा जगह, इसलिए 6 फोटो बना है। तो पहला कंडीशन में वस्तु कहां रखे हम, अनंत पर। अनंत पर जो किरण आती है वो हमेशा समांतर किरण आती है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग कि समांतर किरण लाने वाले हैं, समांतर किरण लाने वाले हैं। देखिए समांतर किरण आएगी, सो यहां से ले आए हम लोग समांतर किरण और यहां से भी ले आए हम लोग समांतर किरण। और समांतर किरण परावर्तन के बाद F से भागेगी, कहां से भागेगी, F से भागेगी। ओके, इससे जो बोले हैं कि समांतर किरण F से भागती है, तो इसका कुछ नियम है जो कि हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर हम ऐसे बनाएंगे, ये अपने पास अवतल दर्पण है, तो पहला नियम कैसे काम करेगा हमारे पास कि समांतर किरण वस्तु से लाएंगे हम लोग क्या करेंगे, C है, ये P है, ये हमारे पास F है, इसको हम लोग क्या करेंगे, F से भगा देंगे। क्या करेंगे, F से भगाएंगे। पहला नियम ये करना है, पहला कंडीशन ये करना है। और दूसरा में हम लोग 2 तरह से काम कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया अपने पास कि इसको हम लोग, P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया। तो इस बार में हम क्या करने वाले हैं, या तो इसको हम डायरेक्ट C से भगाएंगे और C से ही वापस आता है ये, ओके, ये कर सकते हैं, या नहीं तो ये हो गया P, ये हो गया C, ये हो गया F, या नहीं तो F से भगाएंगे हम लोग, गया F से। और F से जाने के बाद ना, ये परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है प्रधान अक्ष के, ये समांतर हो गया। पहला वाला में हमें ये करना है, दूसरा वाला में ये या ये, जो सुटेबल हो जाए वो काम कर देंगे हम लोग। इस बात को लेकर के पिछला पर चलते हैं फोटो में हम लोग और देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे काम होगा। सो पहला में क्या किए हम लोग कि फोकस भगा दिए, ये भी समांतर था, फोकस भाग गया। दोनों कहां पे कटा, टकराने के बाद जो है, टकरा के इधर आया, ये इधर आया, कहां कटा है पास, यहाँ पे कटा। तो जहां पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, और जहां पे कटा तो प्रतिबिंब का वहां पे माथा बनता है। अब पैर हमेशा बनेगा उसके प्रधान अक्ष पर। तो फिलहाल तो दिख रहा है हमका माथा और पैर कहां बना है, इसका प्रधान अक्ष पर है, तो छोटकू सा बना होगा, ठीक। तो प्रतिबिंब कहां बना हमारे पास, फोकस पे बना। सचमुच का कटा है इस बार, मतलब वास्तविक कटान से बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो ये उल्टा बना होगा। कितनी सारी बात है आपके पास। वस्तु कहाँ है इस बारे में, अगर ये समझ में आ गया सभी समझ में आएगा पूरा। वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई, प्रकृति में 3 बात आती है, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक एक हुआ, छोटा की बड़ा दूसरा हुआ, उसके बाद की सीधा की उल्टा तीसरा हुआ। तो 3 बातें बोलेंगे तो क्या हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहां देखिए अपने पास प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुआ, जगह तो मालूम है ऐप पे बना, प्रकृति क्या हुआ, वास्तविक बना। और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, तो उल्टा बना, छोटा बड़ा या बराबर में से हमारे पास छोटा बना। क्लियर मामला। इतनी सारी बात सब में लागू करना है हमको। तो चलिए जगह तो नहीं भूल गए, 6 जगह में से 1 जगह कंप्लीट। अगला जगह कहाँ खड़ा होना है हमको, अनंत और C के बीच में, अनंत और C के बीच में। तो C से पहले यहाँ खड़ा कर देंगे तो क्या हुआ हमारे पास, अनंत और C के बीच में ना हम लोग, इधर अनंत है इधर C है, बीच में खड़ा हो गया हम लोग। और हमेशा हम क्या करेंगे, उसको माथे से भेजेंगे किरण को। तो माथे से, इस बिंदु से हम किरण को भेजेंगे। पहले क्या भेजते हैं हम लोग, समांतर भेजते हैं। और समांतर के बाद बताया कि आपको कहां से भागेगा, वो फोकस से भाग जाएगा, भाग गया फोकस से।
दूसरी बार में हम लोग क्या किए थे, दो कंडीशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी से भगा सकते हैं या एफ से भगा सकते हैं। हम सी से भगा दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, दर्पण बढ़ा देते हैं, और ये हम सी से भगाएंगे, डायरेक्ट सी से टकराया तो आया था इसी से, सी से जाएगा भी सी से ही। तो टकराने के बाद कहाँ पे ब्रश कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो प्रतिबिंब का माथा यहाँ बनेगा, अब पैर अपने पास प्रधान अक्ष पर रहेगा, मतलब माथा ऐसे बना, देख पा रहे हैं आप, पैर ऊपर माथा नीचा, उल्टा बना कि नहीं बना। तो इस बार भी हमारे पास वास्तविक ही बना है, क्यों कट रहा है, वास्तविक में कटान हो रही है। तो क्या हुआ अपने पास, वस्तु क्या बना है, छोटा क्यों दिख रहा है, बड़ा, छोटा ही दिख रहा है ना, अब वास्तविक बना है तो उल्टा बनेगा ही बनेगा, फिक्स है। तो तीन कंडीशन, बीच कहाँ बना, जगह पूछेंगे तो कहाँ, तो सी और एफ के बीच में। अभी कहाँ था, एफ था, अभी कहाँ बन गया है, सी और एफ के बीच में, मतलब एफ पर था और थोड़ा इधर खिसक गया है, वस्तु थोड़ा अंदर आया दर्पण की तरफ, तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है। अगला कंडीशन कहाँ रुकने वाले हैं हम लोग, सी पर। कहाँ रुकेंगे हम लोग, अब सी पर रुकेंगे हम लोग, तो सी पर रुक गए हम लोग। फिर से वही कंडीशन, पहला नियम, यहां से जाएगा समांतर, समांतर गया और एफ से भाग जाएगा। इस बार हम लोग सी पर खड़े ही हैं, तो सी से नहीं भाग सकते हैं प्रतिबिंब को, तो कहां से भागेंगे, एफ से, जो अपने पास था बैकअप में, यहां से जाएगा। और इस वाले में क्या हुआ था, बस समांतर हो गया था ना, तो इस तरह से जाएगा ना कि इसका प्रतिबिंब यही बनता है, मतलब कि कहां बनेगा, सी पर ही बनता है, सी पर खड़ा है तो सी पर ही बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा यहाँ ही बनेगा। यहाँ भले ही आपको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि हम रफली काम कर रहे हैं, आप स्केल और पेंसिल से काम कीजिएगा, एग्जैक्टली बनेगा सी पर ही, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा आपका। तो ये बन गया आपके पास कंडीशन कि सी पर रखे हैं तो वस्तु को रखे सी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर ही बना। ऑब्जेक्टिव आती है इस पे कि वस्तु को कहाँ रखे हम, अवतल दर्पण के सामने में, कि प्रतिबिंब भी वही बने, उतने ही साइज का बने, उतने ही दूरी पे बने, तो वो हमारे पास सी पर। सी को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या होगा, हमको सी और एफ के बीच में रोकने वाले हैं, सी और एफ के बीच में हम लोग रखे वस्तु को। तो पहला क्या होगा, यहां से गया एफ से भाग गया। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, एफ से भगाओ, ठीक, यहाँ भाग गया, अपने पास समांतर हो गया, तो कहाँ कटा, यहाँ कटा, तो यहां से अपने पास ये बना, फिर भी वास्तविक बना, मगर अब हमारे पास बड़ा बन गया है, यहाँ छोटा था यहाँ छोटा था, मतलब धीरे बढ़ रहा था प्रतिबिंब, यहाँ बराबर हो गया, अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक। इस बार कहाँ बना हमारे पास, सी और अनंत के बीच में बन गया प्रतिबिंब। अब हम कहाँ रुकने वाले हैं, एफ पर, कहाँ रुकने वाले हैं, एफ पर। तो पहला वाला समांतर गया, कहाँ से भागेगा, एफ से भाग गया। दूसरा वाला हम एफ से नहीं भाग सकते क्योंकि एफ पे ही खड़े हैं, तो हम लोग ऐसा निशाना बनाएंगे कि जाएगा तो टकरा के वापस आएगा तो सी से भागेगा। कहाँ से भागेगा, सी अपने पास, यहाँ सी से भागेगा। ऐसा निशाना लगाए, समझिए हाथ में बंदूक है, ऐसा कोई लगाइए कि टकराने के बाद सी से ही भागे। अब दोनों क्या हो गया है पास, टकराने के बाद यहाँ आ रहा है, समांतर हो गया है। और समांतर को मान के चलते हैं कि अनंत पे जाके मिलेगा वो, क्योंकि पहला फोटो में क्या है, समांतर अगर अनंत से आया है तो जाएगा समांतर, तो कहाँ मिलेगा, अनंत पे ही मिलेगा। तो इस बार हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बना, वास्तविक ही बना और उल्टा ही बना, मगर बड़ा बना हुआ है क्योंकि बड़ा होते जा रहा है हमारे पास। अगला कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ और पी के बीच में रखेंगे हम वस्तु को। पहला कंडीशन तो वही है कि एफ से भागेगा। दूसरा है वही कंडीशन जो इसमें लगाए थे हम लोग, निशाना ऐसा बनाएंगे कि टकरा के सी से भागेगा, तो पहले सी से मिला ही देते हैं इसको हम लोग। तो ये गया था, आया है सी से, भाग गया ऐसे। ये फैलते जा रहा है ना, लगता है कभी मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये कहीं से मिल के आया होगा, कहीं से अपने पास मिल के आया होगा। तो यहां मिल के आया होगा, तो यहां प्रतिबिंब बना होगा इसका। तो इस बार हमारे पास वास्तविक नहीं बना है, काल्पनिक, ऐसा मान के चलिए हम लोग, कल्पना कर लिए कि ऐसा मान के चले कि ऐसा मिल के आया होगा। तो जहां मिलता है वही बनता है प्रतिबिंब का माथा, पैर हो गया अपने पास प्रधान अक्ष पर, तो बन गया प्रतिबिंब। 6 फोटो में सिर्फ लास्ट वाला कंडीशन है जिसमें बनता है अपने पास क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब। ओके, तो अपने पास 6 फोटो का जिक्र करिए आप, देखिए वस्तु को हम नजदीक ला रहे हैं दर्पण के, प्रतिबिंब दूर भागता हुआ जा रहा है। शुरू में वस्तु बड़ा था, प्रतिबिंब छोटा था, अंत में आते आते क्या हो गया हमारे पास, यहाँ तक देखिए 1 से लेके आप 5वां तक आप ध्यान से देखिए, ये छठा एक्सेप्शन मान लीजिए आप, छठा कुछ एक्स्ट्रा केस है अपने पास। पहला वाला 5वां वाला का उल्टा है, कैसे मालूम पड़ा, इसमें वस्तु अनंत पर है, इसमें प्रतिबिंब अनंत पर है, इसमें प्रतिबिंब फोकस पर है, इसमें वस्तु फोकस पर है। अब इसमें देखिए ये वाला इसका उल्टा होगा अपने पास, दूसरा वाला जो हो गया चौथा वाला का उल्टा है। इसमें वस्तु है अनंत और सी के बीच में, तो इसमें प्रतिबिंब है अनंत और सी के बीच में।
इसमें अपने पास क्या है, प्रतिबिंब है सी और एफ के बीच में, तो इसमें क्या है, वस्तु है सी और एफ के बीच में। जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इससे पीछे जा रहे हैं, मुलाकात कहाँ हो गई, हमको तीसरा वाला मुलाकात हो गई। सी पर रखे हैं, सी बना है कि नहीं, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बना है। तो यहां से इधर बढ़ रहे हैं, यहां से इधर बढ़ रहे हैं, ये अपने पास क्या है, याद करने का तरीका हो गया। बस ये एक्सेप्शन केस है, अपवाद है। तो 6 फोटो आपको समझा दिया गया कि कैसे बनता है। इस फोटो को बोलते हैं हम लोग किरण आरेख। किस दर्पण में किए हैं, तो अवतल दर्पण में किरण आरेख कैसे बनता है। 6 कंडीशन याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता कैसे है, वस्तु के बारे में बोलेगा। वस्तु रखा हुआ है फोकस पे, अवतल दर्पण में अपने पास प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे रखा हुआ है, मतलब फोकस कहाँ, यहाँ हो गया। वस्तु कहाँ है, यहाँ पे ना, फोकस पे, तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। वस्तु रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच में, वस्तु यहाँ ऊपर वाला सी और एफ के बीच में, तो ये कंडीशन हो गया। तो कंडीशन सुनते मात्र आपके दिमाग में सब बता जाए, वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बना है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। 6 फोटो समझाया गया इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी बातें मेरे पास क्या थी, अवतल दर्पण का 6 कंडीशन है यहाँ लिखा हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ वस्तु अपने पास कहाँ कहाँ रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना है, और प्रकृति, 3 चीज। अनंत पे था, फिर अनंत और सी के बीच में है, फिर सी पर है, सी और एफ के बीच में है, एफ पर है, और फिर एफ क्या, पी के बीच में है, एफ और पी के बीच में है। फिर प्रतिबिंब उसी तरह बना है अपने पास, और यहाँ पे बस क्या लिखाया गया है, उसकी प्रकृति। तो 5 कंडीशन में अपने पास वास्तविक बनता है, और वास्तविक में तो उल्टा ही बनेगा। बस शुरू में क्या था, बस 2 छोटा था, जल का बराबर हो गया, अगला दोनों बड़ा हो जाता है। और काल्पनिक वाला है, क्या होता है, काल्पनिक बना है तो सीधा बनेगा, और ये बड़ा प्रतिबिंब बना है अपने पास, वस्तु से बड़ा। ओके, तो ये कंडीशन था अपने पास अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आपके पास 2 ही फोटो बनते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, इसका अपने पास सी यहाँ, एफ यहाँ, ये हो गया पी। इसमें हमारे पास सब कुछ इधर है, इधर तो कुछ है ही नहीं है। तो एगो हो गया अपने पास स्टेशन पी, बिंदु पी हो गया, एगो अनंत, तो अनंत और पी हुआ, तो पहले अनंत पे खड़ा होंगे, फिर अनंत पी के बीच में खड़ा होंगे, अब पी पे घुस जाएंगे हम लोग। तो 2 ही स्टेशन हुआ, कहाँ, अनंत पर। तो पहला अनंत पे है, तो क्या हो गया मेरे पास, ये भागता है ना, ऐसे भागेगा। अब भागेगा ऐसा लगा कि हाँ एफ से मिल के आया था, ठीक। दूसरा हम लोग क्या करते हैं अपने पास, इसमें तो क्या है, अनंत पर है, समांतर ही आएगा ना, तो यहां से आया समांतर, ये भागता है तो लगता है कि एफ से मिलकर भागा है। इसमें देखिए टकराने के बाद फैल गया है, क्या हुआ, फैल गया, इधर कहीं मिलने से रहा हमको ना, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, कहाँ मिलेगा। तो मान के चलते हैं कहीं मिला था, तो कहाँ मिला था, तो एफ पे मिला था। तो यहाँ पास कहाँ बना प्रतिबिंब, एफ पर बना। ओके, काल्पनिक बना, क्योंकि माने हैं हम लोग, जबरदस्ती कटवाए हैं इसमें हम लोग। तो कहाँ बना हमारे पास प्रतिबिंब, एफ पर बना। दूसरा कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी। दूसरा हम कहा है वस्तु को अनंत और पी के बीच में, मतलब यहाँ वस्तु को यहाँ रख दें हम लोग। तो पहला कंडीशन वही कि समांतर गए और एफ से भागता हुआ नजर आएगा, तो एफ से पहले मिला देते हैं हम लोग, ये भाग गया उधर। दूसरा हम यहां से खड़े होकर के निशाना लगाएंगे सी पर, क्योंकि ये अपने पास अपारदर्शी होता है, तो क्या हो गया मेरे पास, टकराएगा, पार तो नहीं करेगा। हम निशाना लगा रहे हैं सी पर, निशाना कहाँ लगाए, सी पर, मगर टकरा के क्या होगा, फिर वापस आ जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सी से मिल के आ रहा होगा, सी से मिल के आ रहा होगा। तो ये भागा उधर, ये भाग रहा है बस इधर, दोनों फैल रहे हैं, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मान के चलते हैं कहीं से मिल के आया होगा, कहाँ मिल के आया है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो फिर से बना हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा ही बनेगा, फिर तो छोटा ही बना अपने पास। तो उत्तल दर्पण में हमेशा देखिए कि छोटे, इसमें भी छोटा बना है, इसमें भी छोटा बना है। वस्तु को हम यहाँ रखे, वहां रखे, कहीं भी रखे, अनंत तक रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यही कंडीशन आएगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक ही बनता है, सीधा ही बनता है। इस खासियत की वजह से इसका उपयोग करते हैं हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में, याद रखिएगा। हम लोग उपयोग करेंगे वहां पे इसका जिक्र करेंगे हम लोग। तो 2 कंडीशन होगा, 2 किरण आरेख बना हमारे पास, किसमें, उत्तल दर्पण में। इसका यहाँ पे फोटो बनाया गया है और उसका भी लिखा गया है टेबल बना करके। पहला कहाँ था वस्तु, अनंत पर, अगला क्या है, अनंत और पी के बीच में। दोनों में क्या है, काल्पनिक और काल्पनिक। तो काल्पनिक सीधा बने में करेगा, दोनों में क्या है, छोटे बनेगा। तो इसी खासियत की वजह से साइड मिरर के रूप में हम दर्पण लगाते हैं उत्तल दर्पण का। यहां तक बात क्लियर। आगे देखिए अपने पास, अवतल दर्पण को एक नया नाम दिया गया है, उत्तल दर्पण को भी एक नया नाम दिया गया है। तो अवतल दर्पण का एक नया नाम और उत्तल दर्पण को एक नया नाम दिया गया उसके गुण के कारण। क्या गुण है उसमें,
कि अवतल दर्पण में क्या होता है अपने पास, ये आपके पास अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जितने भी समांतर किरण आती है, इधर से बजाय इधर से बजाय, ये इकट्ठा हो जाती है एक बिंदु पर, मतलब कि फोकस पे, यहां इकट्ठा हो गई, यहां इकट्ठा हो गई, ये यहां इकट्ठा हो गई, यहां इकट्ठा हो गई, यहां तक कि हम इससे भेजेंगे तो ये वापस आके इसमें चली जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, परावर्तन का सब इकट्ठा हो रही है। इकट्ठा होना मतलब भीड़ लग रहा है, भी मतलब अभिसारी, मतलब कि हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि सारे किरण को परावर्तन के बाद भीड़ लगा देता है। इसका उल्टा ये हो गया उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, ये यहां से गया भाग गया उधर, ये यहां से गया भाग गया उधर, ये यहां से आया समांतर भाग गया इधर, ये यहां से गया समांतर भाग गया। मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, ये यहां से आएगा इधर भाग आएगा, यहां से गया इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। मतलब टकराने के बाद परावर्तन के बाद सब फैल गया है, फैल गया है। फैला को बोलते हैं अपसारी। तो हम इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। ये अभिसारी, ये अपसारी, वही बात लिखा गया है यहाँ पे पूरी बात, कि अवतल दर्पण में सभी समांतर किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में सभी समांतर किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है, इसलिए इस दर्पण का नाम क्या है, अपसारी दर्पण। क्लियर मामला, फोटो बनाइएगा, नाम लिख दीजिएगा, कहानी खत्म। अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए उपयोग है अपने पास दोनों दर्पण का, यूज कहां कहां करते हैं। सो अवतल दर्पण का उपयोग पहले देखिए हेडलाइट में। देखिए गाड़ी में ना दोनों दर्पण का उपयोग होता है। हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का, क्योंकि लाइट को इकट्ठा करता है ना, तो हमको क्या करेगा, लाइट को इकट्ठा करके सामने में एक बार फोकस भेजेगा ताकि सामने वाला चीज दिखाई पड़े हमको। तो हेडलाइट में क्या हुआ, अवतल दर्पण का उपयोग। और साइड मिरर में करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। छोटका सा दर्पण होता है, फिर भी पीछे का सामान दिखाई पड़ता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का खासियत है कि वस्तु कहीं रखेंगे छोटके बना के दिखाएगा, सीधा बना के दिखाएगा, इसलिए हम लोग साइड मिरर में लगाते हैं उत्तल दर्पण का। ठीक, अगर नहीं लगा देंगे, सोचिए कि अवतल दर्पण लगा दिए हम, तो ये बनाता है क्या, अलग अलग दूरी पे अलग अलग साइज बनाता है। वो क्या बना के दिखाएगा, उल्टा ही बनाता है कभी कभी, क्योंकि वास्तविक बना क्या उल्टा बनाएगा। तो पीछे में आदमी आ रहा है ऐसे दिखाई पड़ेगा हमको, ऐसे पीछे में ट्रक आ रहा है 5 गो, हमको दिखाई पड़ रहा है 1 गो। अगर बड़ा बना के दिखा दिया तो टकरा जाएंगे, मर जाएंगे हम उसमें। इसलिए हम लोग को गाड़ी में क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है कि छोटका छोटका बना के दिखाई पड़े, जितना ट्रक हो पीछे गाड़ी हो सबका छोटका छोटका बना के दिखा दे हम कितना है, उसके हिसाब से हम आगे गाड़ी चलाएं। तो अवतल में हो गया, वाहन के हेडलाइट में हो गया। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण में करते हैं, दाढ़ी बनाने दर्पण में। हाँ, उसमें क्या होता है पास कि हम लोग नजदीक लाके देखते हैं और दाढ़ी हमको बड़ा दिखाई पड़ेगा, खट से काट देंगे हम लोग। ये होता है अपने पास बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है। सोलर कुकर में क्या होता है पास कि सोलर कुकर में दर्पण में सारा लाइट पड़ेगा, सूरज की रोशनी सबको इकट्ठा करके हमको एक ही जगह पे गर्मी पैदा करेगा, इसलिए इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने का काम करता है अवतल दर्पण। नाक कान गले आदि के चेकअप में डॉक्टर जब चेकअप करता है तो उसको इकट्ठा लाइट चाहिए देखने के लिए कि कहाँ पे अपने पास खराबी है नहीं है। सो क्योंकि नाक कान गले का जो अपने पास होता है होल छेद क्या छोटा होता है, तो इकट्ठा कर दिखाएगा हमको, तब जाके हमको सही दिखाई पड़ेगी। तो ये इकट्ठा करने में जितने भी काम है सब क्या होता है मेरे पास अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण वाहन के साइड मिरर में होता है कि छोटा बनाता है प्रतिबिंब, इसलिए 2 मंजिला बस में भी वही काम होता है अपने पास। 2 मंजिला बस जो सोच रहे हैं अभी स्लीपर बस नहीं होता है, वो शहर सब में चलता है अपने पास। हाँ, मुंबई शहर में खास करके चलता है, घर की तरह होता है, सीढ़ी लगी होती है चढ़ने के लिए। तो ड्राइवर तो क्यों रहेगा ना, तो ड्राइवर को देखना है ऊपर वाला भी, पैसेंजर को, नीचे वाला को भी, इसलिए बीच में लगा दिया जाता है कि उसका भी छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के दिखा दे और नीचे वाला को भी दिखाई दे। बड़े बड़े दुकानों में आजकल आ गया है अपने पास कैमरा ना, सीसीटीवी कैमरा आ गया है। तो पहले के टाइम में क्या होता है पास उत्तल दर्पण का उपयोग होता था कि एक ही जगह लगा दिया गया, जितने कस्टमर है सबको छोटा छोटा फोटो बना के दिखा दिया अपने पास ऑनर को। तो बड़े बड़े दुकानों में लगाया जाता है। स्ट्रीट लाइट में जो आप सड़क पे देखते होंगे, शहर में लाइट लगा हुआ है रोड सब पर, उसमें होता है ऐसा लगा होता है कि लाइट फैला के दिखाए, अच्छे से लाइट फैल जाए इसलिए। तो जो फैलाने वाला काम होता है हमारे पास उत्तल दर्पण में, और जो इकट्ठा करने वाला काम होता है अवतल दर्पण। ये हो गया उपयोग, कुछ 4 उपयोग है, याद रखिएगा, उपयोग आया तो आप अच्छे से लिख सकते हैं आप। अगला टॉपिक हमारे पास चिन्ह परिपाटी। क्या है चिन्ह परिपाटी, ये क्या होता है? मतलब कि हम लोग दर्पण में जो हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल्स सवाल उवाल सब, तो कब लेना है प्लस, कब लेना है माइनस, हाँ उसके लिए एक तरीका बताया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी। देखिए अवतल तथा उत्तल दर्पण में चिन्ह को पता लगाने के लिए एक परिपाटी मतलब एक अपने पास सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अगर आपको ग्राफ पता है, ग्राफ नॉर्मली ये होता है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया
वाई एक्सिस। यहां से हम इधर जितना भी नापते हैं दाएं तरफ, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को मान लीजिए उसका ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो यहां से हम जो भी इधर नापेंगे सब प्लस में, बाएं इधर नापेंगे तो हम माइनस में, यहां से ऊपर नापेंगे सब प्लस में, नीचे नापेंगे सब माइनस में। तो बस यही जानना है। तो ये दिखाया गया है अपने पास अवतल में, अपने पास ये उत्तल में। दोनों में हम दिखाते हैं फोटो की किसका कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। सो एक डायग्राम 6 फोटो बनता है इसमें से ना, हम एक डायग्राम खाली लेते हैं, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वस्तु रखे, यहाँ से गया वस्तु का किरण, मतलब यहाँ से एफ से भाग गया, दूसरा को भगाते हैं कहाँ से हम लोग, सी से, वापस आया, प्रतिबिंब यहाँ बना। अब देखिए ये अपने पास ओ ए एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई बी बना है। तो सभी दूरी नापेंगे कहाँ से हम लोग, पी से। तो पी से लेके वस्तु तक के दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी। तो यहां से लेके यहां तक के दूरी को क्या कहलाया, वस्तु दूरी। दिखाते हैं इसको हम छोटका यू से। पी से लेके हम लोग प्रतिबिंब के दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। दिखाते हैं इसको हम लोग भी से। इसके अलावा आप जानते हैं यहाँ पी से लेके एफ तक के दूरी को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। दिखाते हैं छोटका एफ से। और पी से लेके सी तक के दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। दिखाते हैं आर से। ये बात हो गई 1 2 3 4 बातें। अब अपने पास वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई पैर से नापते हैं हम लोग, तो इसके पैर से नापेंगे तो ये ऊंचाई हो गया, यहां से लेकर के यहां तक के, तो इसको बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई को HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो यहां से लेकर के हम लोग को नापते हैं यहां तक के, तो बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, HI। अब हम ग्राफ के हिसाब से बात करें तो देखिए यहां से सारी दूरी ही क्या है, दूरी नापा गया है, बाएं तरफ बाएं तरफ बाएं तरफ। तो ये भी हो गया निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव में और ये भी निगेटिव में। और HO और HI की बात करेंगे तो HO नापा गया ऊपर की तरफ, तो ये हो गया प्लस में, HI नापा गया नीचे की तरफ, तो ये हो गया माइनस में। बात समझ आ रही है। यही कहानी अभ्यास अगर हम उत्तल दर्पण में करेंगे, ये हो गया C, ये हो गया F, ये हो गया P। एक फोटो ले लिए हम लोग, तो यहां से यहां गया और यहां से भाग गया ये इधर, ये ऐसे 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 आया। दूसरा हम निशान लगाए थे कहाँ, C पर, तो ये यहां गया वापस आ गया, तो ये ऐसे 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 ऐसे, सॉरी यहां निशान लगाना है। तो ये अपने पास ऐसे गया, ये ऐसे करके ये अपने पास यहां जा रहा था, तो यहां बना अपने पास प्रतिबिंब। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया I, ये हो गया B। अब चलिए फटाफट बोलिए। इसकी ऊंचाई को बोलेंगे HO, इसकी ऊंचाई को बोलेंगे HI। सब दूरी नापेंगे P से, तो P से लेके अपने पास C तक की दूरी को बोलते हैं बड़का R। P से लेके F तक की दूरी को बोलते हैं छोटका F। ये प्रतिबिंब इधर बना है, तो यहाँ से लेके बोलते हैं V। और ये वस्तु अपने पास इधर है, तो यहाँ से नापेंगे इधर की तरफ, तो हमारे पास हो गया U। तो अब देखिए हमारे पास कि सबको नापिए, P से नापेंगे सब इधर है, तो ये क्या हो गया प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ये पीछे है तो हो गया माइनस में, ये ऊपर है तो हो गया प्लस में, ये भी ऊपर है तो क्या हो गया प्लस में। तो ये सब होता है चिन्ह परिपाटी के अंदर आता है अपने पास। ठीक, इतनी सारी बात समझ में आ गई है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पिछला कहाँ गया अपने पास। देखिए इतनी बात जानने के बाद ना हमको 2-3 फार्मूला है जानना है। एक फार्मूला है R बराबर में 2F, और एक फार्मूला है 1/F बराबर में 1/V प्लस में 1/U। ये है अपने पास R और F में रिश्ता, और ये F U और V में रिश्ता। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। ये हमारे पास रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी का रिलेशन। हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं दोनों में, अवतल और उत्तल दोनों में। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग अवतल और उत्तल दोनों में। तो बारी बारी से हम देखेंगे। पहले R बराबर 2F प्रूफ करेंगे। R बराबर 2F कभी कभी F बराबर में R/2 भी कहा जाता है। देखिए ध्यान से, जिसको मैथ आता है उसको सिंपल है, ये बोले या बोले, F निकालेंगे तो 2 आगे बढ़ते में, तो R/2 हो गया। दोनों में से कोई भी बोले एक ही बात है। तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे दोनों दर्पण में, उत्तल और अवतल दोनों में। पहले करेंगे अवतल दर्पण में। किसमें करेंगे, अवतल दर्पण में। ठीक, तो चलिए इसमें किया गया है PDF में, हम करके दिखाते हैं। ये हो गया P,
ये हो गया C, बीचों बीच हो गया F। मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, तो पहला किरण जो आता है हमारे पास समांतर आया, कहां से भागता है? F से भाग गया। ओके, तो ये परावर्तन हुआ। यहाँ पे इस परावर्तन को गौर करना है हमको। तो आने वाली किरण को हम फिलहाल मान लेते हैं कि ए बी नामक एक किरण था जो अपने पास समांतर आई प्रधान अक्ष के और F से गुजर गई टकराने के बाद, मतलब परावर्तन के बाद। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे टकराती है आपतित किरण वहां पे हम बनता है अभिलंब। क्या बनता है? अभिलंब। तो यहां बनेगा अभिलंब कुछ इस तरह से, जो कि C को छूता हुआ नजर जाएगा। C को अपने पास, क्लियर? अब अपने पास क्या हो गया कि आपतित किरण और ये अभिलंब काम कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये अभिलंब का काम कर रहा है। तो इसके बीच का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? I से दिखाते हैं। और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच के कोण को दिखाते हैं हम लोग R से। ये कोण बराबर होता है परावर्तन के नियम से, पता है आपको। तो कोण I बराबर कोण R हो गया। ठीक, तो अपने पास हम क्या करेंगे? आकृति से कोण I बराबर में कोण R, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानते हैं, मगर ये कहां से लिए हैं हम लोग? परावर्तन के नियम से। ठीक, अगला देखिए अपने पास क्या है। सो अब हमारे पास ये इस कोण का कुछ नाम रख देते हैं। इस कोण का ना हम कुछ नाम रख देते हैं, कोण नंबर 1। कोण नंबर क्या? 1। अब ये हमारे पास कोण I और कोण 1 बराबर होगा। क्यों होगा बराबर भाई? तो देखिए, अगर 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, समांतर किरण को काटने वाली कोई तिर्यक रेखा। ओके, समांतर दो रेखा है, उसको काटने वाली कोई तिर्यक रेखा, तो उसका ये कोण और ये कोण कहलाता है एकांतर कोण। दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ए बी और ये प्रधान अक्ष, ए बी और ये प्रधान अक्ष ऐसे हुआ। और उसको जो ये बी सी है, काट रहे हैं ऐसे करके, यहाँ बी है यहाँ सी है, तो ये वाले कोण हमारे पास I है और ये वाले कोण को हम 1 माने हैं। तो I और 1 बराबर होगा ना, उसके हिसाब से हमारे पास, चलिए तो हमारे पास क्या हो गया? कोण I जो है कोण 1 के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 2। क्यों बराबर हो गया भाई? तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। इसको मैं हटा देता हूं उधर के लिए। तो ये दो समीकरण हमारे पास है। गौर से देखिएगा, इसके बाएं तरफ दोनों बराबर है, कोण I है। तो अगर इधर बराबर है तो इधर बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या क्या होगा? कोण R बराबर हो गया कोण 1 के। ये बात आप ध्यान से पहले रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है पास कि ये बिंदु जो है और ये बिंदु जो है, मान के चलते हैं बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। अगर बहुत नजदीक होगा तो हमारे पास ये दिख रहा है ना आपस, ये दूरी, ये दिख रहा है आपको, ये दूरी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या होगा? नजदीक आने पे ये बिंदु नजदीक आने क्या होगा? दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो गया? बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि बी और पी क्या है? बहुत नजदीक है। बी और पी क्या है? बहुत नजदीक है। माना बी तथा पी बहुत नजदीक है, इसलिए अपने पास क्या हो गया? F से लेके P और B से लेके F बराबर हो गया। F से लेके P और B से लेके F बराबर हो गया। चलिए, ये बात समझ में आ गई। यहां से कौन दोनों बराबर हो गए समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग यहां से BCF त्रिभुज दिख रहा होगा, BCF, इसको उठा के लाते हैं हम लोग। तो ये त्रिभुज आपका निकल के आ गया BCF, कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ आपका B है, ये आपका C है, ये आपका F है। इस एंगल को देखिएगा आप, तो आप देखिए वहां पे क्या है? R है। और इस एंगल को देखिएगा तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 1। ओके, अब देखिए, किसी भी त्रिभुज का ना एक प्रॉपर्टीज होती है, गुण होती है कि अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाला भुजा बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिए, कोण R और कोण 1 हम बराबर कर चुके हैं, मतलब कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस दोनों के आमने सामने वाला भुजा बराबर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोण R के सामने कौन सी भुजा है? CF। कोण R के सामने कौन सी भुजा है? यहाँ पे पहले हम ये दिखाएंगे कि चूंकि
कोण आर बराबर हम कर चुके हैं कोण 1, इसलिए आर के सामने कौन सी भुजा हो गई, सी एफ या एफ सी। ओके, सी एफ या एफ सी, और एक के सामने कौन सी भुजा हो गई, बी एफ या एफ सी, एफ बी, बी एफ या एफ बी। यहां से हमारे पास एफ सी और बी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया। एफ सी और बी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहां से देखिए कि अपने पास जो बी एफ है किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। तो क्या हम बी एफ को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एफ पी से। तो यहाँ पे एफ सी का एफ सी हुआ, अब बी एफ को आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ पी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया एफ सी बराबर हो गया एफ पी के। अब हमारा लास्ट स्टेज आ चुका है। इस वाले में देखिए P से लेके C तक के दूरी को, हाँ यहां से लेकर के यहां तक के दूरी को देखिए गौर से। इसमें दो टुकड़ा है, P से लेके F है और F से लेके C है। मतलब P से लेके C में अब PC को हम लोग कह सकते हैं, यहां देखिए F से लेके P, सॉरी P से लेके F, P से लेके F प्लस में F से लेके C। ओके ठीक। अब देखिए हमारे पास PF हमारे पास क्या है, PF को हम छोटका f बोलते हैं। PF को क्या बोलते हैं, छोटका f, फोकस दूरी पता है आपको। ओके, तो हम क्या FC को यहां से देख करके FC के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये FP बोले या PF बोले। तो यहां से हटाइए FC को, क्या लिख देंगे, फिर से क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे, क्योंकि FC किसके बराबर है, FP के बराबर है। अब देखिए PF कितना हो गया हमारे पास, 2PF हो गया। इधर हमारे पास PC है। अब हम लोग देखिए P से लेके C तक, P से लेके C तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं ना। तो P से लेके C तक की दूरी को हम R बोले, और 2 का 2, अब P से लेके F तक की दूरी को छोटका F बोले। ये हो गया आपका प्रूफ। ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। यही टारगेट था अपना, R बराबर 2F प्रूफ करने का। R बराबर में 2F हमारा प्रूफ करना था। ये हो गया आपका अवतल दर्पण में। किसमें हो गया, अवतल दर्पण। देखिए जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इस डायग्राम को देख करके ना 4-5 लाइन लिखनी होती है। वो क्या लिखनी होती है, वो देखिए। मान लिया एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और फोकस F है। ए भी एक समांतर किरण है जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। ओके, आगे देखिए B से लेके C तक को मिलाया, उसके बाद फिर हम काम करना शुरू करते हैं। फिर यहां से शुरू करते हैं प्रमाण देकर के कि आकृति से ये सब लिखे, फिर आगे से लिखे, यहां तक कहानी खत्म। अब यही प्रूफ हम लोग उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। किसमें, उत्तल दर्पण में। देखिए ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। यहां हो गया इसका अपने पास वक्रता केंद्र, ये हो गया आपके पास ध्रुव, बीच में हो गया आपके पास फोकस। अब अपने पास इधर से हम समांतर किरण लाए एक, और ये परावर्तन के बाद क्या होगा, इस तरह भागेगी जैसा लगता है कि F से छू के भाग रही थी। पहले हम F से छुआइए देते हैं इसको, और ये अपने पास पूरा इस तरह भाग गई। ठीक, अगला क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिए ये जो है अपने पास, इसको यहां से भागी है इधर, तो हम जहां से परावर्तन होता है वहां बनता है हमारे पास नॉर्मल, मतलब कि क्या, अभिलंब। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर बनाएंगे अभिलंब। तो अभिलंब हमारे पास ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण बीच में बनता है अपने पास। और अभिलंब कुछ ऐसा बनता है कि C से अपने पास लगा कि पास हो रहा है, तो पहले हम C से मिला देते हैं। ठीक, बीचों बीच हम क्या किए इसको हम लोग, मतलब ये लाइन पूरा सीधा है अपने पास, याद रखिएगा। ये अपने पास पूरा सीधा है ये। अब क्या करते हैं, इस रेखा किरण का नाम देते हैं हम लोग, किरण A और किरण ये B। ये अपने पास आपतित किरण हो गया है, तो यहाँ B हो गया है, C अवेलेबल है पहले हम लोग। अब हम ये A है, किरण B हो गया, इसका नाम अपने पास N हो गया क्योंकि ये अपने पास अभिलंब है। इस कोण का नाम क्या हो गया I, इस कोण का नाम क्या हो गया मेरे पास R। ठीक अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वही बात पहले बोलेंगे, लिखने वाला है कि मान लिया एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है।
ए भी एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद अपने पास फोकस से होती हुई लगती है। फिर क्या करेंगे हम लोग, बी को सी से मिलाया, फिर आकृति से। तो आकृति से क्या सब देखना है वो देखिए ध्यान से, आकृति से क्या सब देखना है वो देखिए ध्यान से। अभी देखिए ध्यान से क्या होगा हमारे पास कि I इक्वल टू आर होगा, कोण I बराबर क्या हो गया, कोण आर हो गया। ये तो पता है आपको कि परावर्तन के नियम से होता है। एक क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं परावर्तन के नियम से। ओके देखिए यहाँ पे हमारे पास कोण I और R बराबर हो गया, किससे, परावर्तन के नियम से। अब देखिए हमारे पास 9th क्लास में एक टॉपिक फिर से बताई जाती है कि अगर मान लीजिए कि दो लाइन एक दूसरे को काट रही हो तो ये आमने सामने का कोण बराबर हो जाता है, और आमने सामने कोण को सम्मुख कोण कहते हैं, मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि ये लाइन है अपने पास और एक ये है, देख रहा होगा पूरा ये। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह का लाइन यहां बन गया हमारे पास, जो कि दिख रहा है इसमें हमारे पास क्या क्या, यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास कोण R, यहाँ पे हमारे पास कोण दिख रहा है, इस कोण का नाम हम कुछ रख देते हैं, ठीक। इस कोण का नाम रख रहे हैं हम यहाँ पे 1, इस कोण का यहाँ पे रख रहे हैं हम 2। तो अब देख रहे होंगे कि क्रॉसिंग जहां होती है वहां आमने सामने का कोण इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे कोण R है, यहाँ पे कोण 1 है, तो उस हिसाब से कोण R 1 के बराबर हो गया, मतलब कोण 1 बराबर हो गया कोण R के। ये कैसे हुआ अपने पास, ये हुआ है सम्मुख कोण से। किससे हो गया ये, सम्मुख कोण से। अब अपने पास ये 2 हो गया बराबर। अब हमारे पास देखिए एक और आती है कॉन्सेप्ट कि अगर 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अपने पास क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत कोण हमारे पास मान लीजिएगा ये वाला है एक ही तरफ का, तो इसके नीचे का वाला अपने पास बराबर होगा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस वाले लाइन में देखिए ये लाइन और ये लाइन समांतर रेखा है अपने पास, और इसको अपने पास ये काट रही है, ये भी काट रही है और अपने पास ये भी काट रही है। तो हम इस वाले पर फोकस कर रहे हैं, इस वाले पर, ठीक। इसका अपने नीचे का कोण हो गया, ये वाला हो गया कोण I, और यहाँ पे कोण हो गया हमारे पास 2, इस तरह का हो गया ना। यहाँ पे कोण I है, यहाँ पे कोण 2 हो गया अपने पास, कोण I और कोण 2। तो क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होंगे कोण I और कोण 2, तो कोण I कोण 2 के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया हमारे पास संगत कोण से। ओके अब आप क्या कीजिए कि देखिए ध्यान से, इसमें पूरे आपके पास R इसके बराबर है, R इसके बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, क्लियर। अब देखिए हमारे पास I इसके बराबर है तो I 1 के बराबर हो गया, मतलब 1 और 2 बराबर हो गया। इस तीनों कोण से, तीनों समीकरण से अगर हम बात करें समीकरण 1, 2 और 3 से, तो आपका कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण हम लोग समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो गया बराबर, कोण 1 और कोण 2 के बराबर हो गया है, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया है, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया। अब हम उठाते हैं अपने पास क्या, त्रिभुज, इस परिणाम B है, F है, AC है। अब त्रिभुज BFC में, अब त्रिभुज BFC में उठा के लाइए त्रिभुज को, कुछ इस तरह का त्रिभुज है आपका। यहाँ पे अपने पास B है, ये अपने पास F है, ये C है। ओके इस कोण का नाम अपने पास 1 है, इसका नाम 2 है, इस कोण का नाम 1 हो गया, इस कोण का नाम 2 हो गया। कह रहा है कि कोण 1 और 2 बराबर कर दिए हैं। तो पिछला वाला जो हम अवतल दर्पण में प्रूफ किए थे वहां भी बताए थे ये बात कि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसलिए एक के सामने कौन हो गया, FC, एक के सामने हो गया हमारे पास FC बराबर क्या हो गया हमारे पास, FC क्या है FB। आपके पास क्या हो गया, FC बराबर क्या हो गया FB, FC बराबर क्या हो गया FB।
इसको घेर कर रख लीजिए। अब देखिए उसमें भी हम लोग बी और पी बिंदु को नजदीक किए थे, माने थे हम लोग, तो यहाँ बी और पी नजदीक जैसे हो जाएगा तो इसी हमारे पास क्या होगा, ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा। मतलब क्या क्या, बी से लेके एफ, पी से लेके एफ बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि माना बी तथा पी बहुत नजदीक है तो क्या हो गया हमारे पास, P से लेके F बराबर हो गया B से लेके F के। ओके चलिए अब देखिए हमारे पास क्या कहानी है। सो एफ बी बोले या एफ सी अपने पास बी एफ बोले, एक ही बात है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये बी एफ जो है बराबर है एफ सी के, यहाँ बी एफ बराबर किसके है, पी एफ के। तो ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसलिए एफ सी बराबर हो गया पी एफ के, मतलब ये दोनों बराबर हो गया हमारे पास। अब लास्ट स्टेज आ गया अपने पास कि यहां देखिए P से लेके C तक में दो टुकड़ा है, PF और FC। अब P से लेके C को हम ऐसे बोल सकते हैं P से लेके C में क्या क्या टुकड़ा अपने पास, P से F और F से C। P से F तक को हम क्या कहते हैं, P से F तक को हम कहते हैं छोटका F, और यहाँ P से लेके तो क्या बोलते हैं हम लोग, बड़का R। अब देखिए क्या हम FC के बदले में PF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो PF का पहले PF लिख दीजिए और FC हटा के हम फिर से PF लिख देंगे। तो क्या गो PF हो गया, तो दो गो PF हो गया। इधर हमारे पास क्या है, PC है। अब हम क्या करेंगे, PC के बदले में क्या रख देंगे R, और PF के बदले में रख देंगे छोटका F। तो ये हो गया अपने पास R, ये हो गया अपने पास छोटका F। हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया। मतलब ये हमारे पास उत्तल दर्पण में भी हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। तो आपके पास R बराबर 2F दोनों दर्पण में तरीके से प्रूफ हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट आधा का आधा अपने पास लगभग सेम मिल जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अंतर समझ में आएगा कि हाँ कि कहाँ पर चेंज करना है। सो बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब हमारे पास आता है कि दर्पण सूत्र। क्या आता है हमारे पास, दर्पण सूत्र। क्या था हमारे पास, दर्पण सूत्र। चलिए दिखा देते हैं आपको कि हाँ उसमें हमारे पास क्या सब था। ये हमारे पास R बराबर 2F यहाँ तक प्रूफ हुआ था, किसमें, अवतल दर्पण में। ओके, ये फिर हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण में प्रूफ किया गया है। यहाँ तक क्या प्रूफ हो गया हमारे पास, उत्तल दर्पण में प्रूफ हो गया। अब हमारे पास दर्पण सूत्र आता है। क्या आता है हमारे पास, दर्पण सूत्र। मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आएगा और पहला हम प्रूफ करते हैं किसमें, अवतल दर्पण में। ओके, किसमें, अवतल दर्पण में। ये कैसे प्रूफ होता है, हम लोग फिर से कहानी शुरू करते हैं। चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग को प्रूफ करना है क्या, दर्पण सूत्र। क्या प्रूफ करना है हमको, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जो होता है हमारे पास 1/f बराबर में 1/v या प्लस में 1/u होता है। इसको करना है हम लोग किसमें, पहले अवतल दर्पण में फिर उत्तल दर्पण में। किसमें, पहले अवतल में फिर उत्तल में। चलिए तो पहले इसको साइड कर देते हैं, ये बेचारा साइड हो गया। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, ठीक। तो ये हो गया आपका P, यहाँ हो गया आपके पास C, ये हो गया बीच में F। हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण में 6 फोटो बनाए थे, उसमें से दूसरा फोटो उठाएंगे हम लोग। मतलब कि यहाँ रखेंगे वस्तु को और यहाँ से पहला किरण लाए, ये कहाँ से भागता है, F से भाग जाता है। ओहो गड़बड़ आ गया ना। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, करेक्ट। चलिए ठीक, तो यहाँ कटा, ये हो गया मेरे पास F। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बार में क्या करते थे हम लोग, C से ही क्या करते थे, भगाते थे। यहां से गया अपने पास, आया और भाग गया वापस C से ही। जहां कटा अपने पास परावर्तन के बाद, वहां बनता है अपने पास क्या, प्रतिबिंब। मतलब यहां बनेगा प्रतिबिंब, यहां माथा बनेगा, यहां पैर बनेगा, ये बन गया प्रतिबिंब। ये हो गया मेरे पास O, ये हो गया A, ये हो गया I, ये हो गया B। O ये वस्तु है, I भी प्रतिबिंब है इसका। ओके, A से लेके M अपने पास क्या है, आपतित किरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। M से क्या करते हैं हम लोग, MN इस पर लंब डाल देते हैं, प्रधान अक्ष पर। M से MN क्या हो गया, लंब डाल दिए, परपेंडिकुलर। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सब कुछ लिख दिए हैं, अब इसको बोलना पड़ता है। क्या करता है, बोलना पड़ता है। मान लिया एक अवतल दर्पण है,
जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। OA एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। OA वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। M से MN लंब डाला किस पर? प्रधान अक्ष पर। तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है हमको? 1/f इक्वल टू में 1/v प्लस 1/u, मतलब 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u, ये साबित करना है हमको। चलिए तो प्रमाण शुरू करते हैं हम लोग। जो बात कहा गया है वो बात लिखना पड़ता है बाबू, हाँ वो बात लिख दीजिएगा पूरा कहानी। अब प्रमाण शुरू होता है। हम लोग क्या करना पड़ता है? 2 जोड़ा त्रिभुज उठाना है, इसमें से 2 जोड़ा त्रिभुज। ठीक, तो 2 जोड़ा त्रिभुज का पहले नाम बोल रहे हैं हम, आप ढूंढिए। AOC कहाँ दिखा है पर आपको? हम कलर चेंज कर दे रहे हैं फिलहाल कुछ देर के लिए। AOC, ये देखिए AOC दिखा, AOC। ओके, इसका जोड़ीदार होता है अपने पास BIC, तो BIC मतलब यही जो इसे चिपका हुआ है। 2 त्रिभुज है, ये एक जोड़ा बना, उठा के पहले बाहर लाते हैं हम लोग। और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं त्रिभुज AOC जो है समरूप है त्रिभुज BIC के। क्लियर? अब दोनों त्रिभुज बाहर निकालेंगे तब मामला समझ आएगा। इस त्रिभुज उठाएं, काट के बाहर ले आए। ये हो गया मेरे पास A, ये हो गया मेरे पास O, ये हो गया C। इसी का छोटका भाई बना दीजिए, तो ये हो गया मेरे पास B, ये हो गया I, ये हो गया C। अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना बराबर हो जाएगा। AO बट्टा BI, AO बट्टा में BI बराबर हो गया OC बट्टा में IC। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से एक और जोड़ा त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। एक और जोड़ा त्रिभुज है, हम क्या करते हैं कलर वापस चेंज कर लेते हैं हम लोग। चल, तो ये अपने पास त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, और इसका जोड़ीदार त्रिभुज हो गया ये वाला। इधर से बात करते हैं, त्रिभुज का नाम क्या है? MNF। त्रिभुज MNF समरूप है त्रिभुज BIF के, त्रिभुज BIF के। फिर दोनों त्रिभुज काट के बाहर निकालिए। इसको पहले बाहर निकालेंगे हमारे पास, तो पहले उठा के लिए इसको। ये हो गया हमारे पास M, ये हो गया N, ये हो गया F। छोटका वाला त्रिभुज को काट फिर घुमा फिरा के छोटका वाला भाई बना दीजिए इसका। ये हो गया पास B, ये हो गया I, ये हो गया F। फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब ये भुजा बट्टे ये भुजा बराबर, ये भुजा बट्टे ये भुजा कितना होता है? इतना हमारे पास MN बट्टे में BI बराबर FN बट्टे में FI। ओके, आगे बढ़ते हैं। MN जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या है? AO है। जितना बड़ा MN उतना ही बड़ा AO है, क्योंकि समांतर है तो बराबर रहेंगे। MN को भगा करके हम क्या करने वाले हैं? AO पुट कर दिया। ये AO बट्टा BI FN बट्टे में FI। ये बन गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए। इसका बाएं तरफ इसका बाएं तरफ बराबर है, तो दाएं तरफ बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बोलने वाले हैं? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ओके, इसका दायां बराबर हो गया। OC बट्टा में IC इक्वल टू में FN बट्टे में FI। अब हम क्या करेंगे कि ये मान के चलेंगे कि बिंदु M और जो बिंदु P है बहुत नजदीक है। तो गौर से देखिए, जैसे जैसे बिंदु M P के नजदीक आएगा, ये जो N वाला बिंदु है शिफ्टिंग होगा कहाँ? P के तरफ। और एक वक्त आएगा कि जब हमारे पास N P पर चढ़ जाएगा, और जब एक बिंदु दूसरा बिंदु पर चढ़ जाता है तो उस दोनों बिंदु को संपाती बिंदु कहते हैं। तो हम क्या कहने वाले हैं कि माना M तथा P बहुत नजदीक है, M तथा P बहुत नजदीक है, तो
क्या क्या, P और N क्या होगा, संपाती होगा, P और N संपाती होगा, संपाती होगा। अर्थात या P से लेके F हो चाहे N से लेके F हो, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से FN को हटा करके PF लिख देंगे। अब OC का OC, IC का IC, FN के बदले क्या आ गया, PF, और नीचे में FI का FI। यहां तक कहानी समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे, हर जो डिस्टेंस आया है हर दूरी को हम P से नपाई करेंगे, P से नपाई करेंगे। चलिए देखिए P से कैसे नपाई करते हैं हम लोग। पहले पकड़ते हैं OC को। OC कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है OC, यहां से लेके O से लेके ये C, इसको पकड़ेंगे पहले P से लेके। तो OC निकालना है हमको, तो पहले P से लेके इधर वाला नापेंगे, अब फिर P से लेके इधर वाला नापेंगे, दोनों घटा देंगे। तो P से लेके O, तो क्या हो गया, PO, क्या हो गया, PO, माइनस में P से लेके C, PC, हो गया कहानी खत्म। इस तरह से IC काम करेंगे। IC कहाँ है, IC आपका ये देखिए, देख रहे हैं ये IC, तो P से लेकर पहले C लिखाएगा, अगला वाला पहले P से लेके C और माइनस P से लेके I, P से लेके I, ओके। अब P से लेके F, P से ये है, P से लेके F क्या हो गया, P से लेके F, PF ये है। F से लेके I कहाँ, F से लेके I ये वाला, तो पहले P से लेके I नापेंगे, फिर P से लेके F तक नापेंगे, तो क्या हो गया, P से लेके I और P से लेके F, सारा दूरी P से नापा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से हमारे पास क्या होगा, सबका दूरी निकालेंगे हम लोग कि क्या क्या होता है, PO है, PC है, PI है और क्या है पास, PF है। चार चीजें इसका वैल्यू आएगा अपने पास, ठीक। तो P से लेके O कहाँ गया, P से लेके एक बार O, क्या बोलेंगे, P से लेके O तक को हम लोग, यहां से लेके यहां तक को, तो ये हो गया आपके पास, देख पा रहे होंगे आप, P से लेके यहां से लेके यहां तक। कुछ देर के मैं स्लाइड कर रहा हूं इसको ताकि आपको समझ में बात आए। क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये नापते हैं वस्तु दूरी है, तो क्या होता है, U से दिखाते हैं, किससे, U से, तो U अभी किसमें, माइनस में जाएगा। फिर P से लेके C तक देखिए, P से लेके C तक, ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ये होता है R, और R होता है 2F के बराबर, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ओके। P से लेके F, P से लेके अपने पास F, तो ये होता है छोटका F, ये हो गया माइनस में। फिर P से लेके I, ये हो गया आपके पास प्रतिबिंब दूरी, क्या हो गया है पास, प्रतिबिंब दूरी, ये होता है माइनस B में। चलिए फटाफट, P से लेके O हो गया माइनस U, P से लेके C हो गया माइनस 2F, R होता है तो 2F हो गया। P से लेके I हो गया माइनस B और P से लेके F हो गया माइनस F। इस सारा वैल्यू को हम इस वाले समीकरण में, अपने पास ये था, इसमें पुट कर देना है हमको। अब देखिए क्या होने वाला है, PO के बदले में क्या पुट करने वाला है, माइनस U, ब्रैकेट में रहेंगे हम लोग, हाँ ब्रैकेट में रहेंगे। PO के बदले में माइनस U, और PC के बदले में माइनस 2F, बटे PC के बदले में बोले हैं ना माइनस 2F, और PI के बदले में माइनस V, इधर PF के बदले में माइनस F, और PI के बदले में माइनस V, और PF के बदले में माइनस F। चलिए अब हम क्या है, कैलकुलेशन है, गुणाकारी गुना करके UVF से भाग लगा देना है। क्या करना है, गुणाकारी गुना करके UVF से भाग लगा देना है, यही लास्ट स्टेज है। अब जिसको माइनस प्लस का खेल समझ में नहीं आता है भाई, बोले सीख लीजिए, हाँ। चलिए तो फिलहाल देखिए, अभी ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस U का माइनस U, दो बार माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस 2F का माइनस 2F, दो बार माइनस तो प्लस हो गया, ओके ओके, बराबर इधर कितना है, माइनस अपने पास F, ये माइनस B का माइनस B, दो बार माइनस तो प्लस हो गया। अब गुणाकारी गुना करना है, बस ध्यान से देखिए। पहले हम ऐसे गुना करेंगे, पहले अपने पास क्या होगा, माइनस U से दोनों गुना होगा, ठीक। तो बोलिए पहले दोनों माइनस, तब क्या हो गया प्लस U भी, फिर गुना करेंगे कितना हो गया, माइनस में UF, क्योंकि एक बार माइनस होगा। अब इसे गुना होगा फिर इसमें पूरा 2F से, तो कितना हो गया माइनस 2VF, ये प्लस प्लस तो कितना हो गया प्लस में 2F स्क्वायर, क्या हो गया 2F स्क्वायर, ओके। अब देखिए अगला अपने पास, यहां से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पेज बड़ा करते हैं, क्या करते हैं, पेज बड़ा करते हैं।
इधर आइए, ये तो एक तरफ गुना हुआ, इससे गुना कीजिए, इसमें माइनस इसमें माइनस, कितना हो गया अपने पास 2f²। इससे गुना कीजिए, कितना हो गया -vf। अब इधर से उधर कुछ काटने वाला है तो पहले काटेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, ये 2f² से 2f² गया। अब हम क्या करेंगे, u भी को यहीं छोड़ के बाकी सबको उधर फेंक दीजिए। तो u भी को हम क्या किया, यहीं पे छोड़ दिए, बाकी बराबर लगा दिए, सबको उठा के उधर फेंकेंगे। सबसे पहले हम करेंगे u भी, u है ना uf, माइनस में क्या होगा, प्लस में हो गया, तो uf प्लस में हो गया, uf प्लस में हो गया। इधर हमारे पास कितना है -vf है, ये -2vf गया तो +2vf हो गया, +2vf हो गया। इधर हमारे पास uv का u भी रहा, ये uf बेचारा अकेले है, ये दोनों देखिए सेम सेम है, ये भी vf में है, ये भी vf में है, ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 1 है, तो घट के कितना हो गया प्लस में 1 हो। अब लास्ट स्टेज आ गया है, uvf से भाग देना है, uvf से भाग देने पर लगाइए सब uvf से भाग, uv बट्टे में uvf, इधर uf बट्टे में uvf प्लस vf बट्टे में uvf। काटिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, uv से कट गया एक बार में तो u भी गया, uf से कटा एक बार में तो u और f गया, vf से कटा एक बार में तो vf गया। जो बचा वो लिख दीजिए आप, क्या क्या बच गया, 1 बट्टे में बचा f, 1 बट्टे में बचा v और 1 बट्टे में बचा u। यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, तो ये था आपका किसमें, अब उत्तल दर्पण में हमने प्रूफ किया है। यही कहानी करेंगे हम लोग इसमें उत्तल दर्पण में। देखिए ध्यान से, यही कहानी हम लोग करेंगे उत्तल दर्पण में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेकंड वाला फिगर लेते हैं, सेकंड वाला फिगर लेंगे, यहाँ पास वस्तु हो गया, यहाँ से अपने पास आई किरण, और क्या होती है इस तरह से भागती है, लगता है कि एफ से भाग रही है, तो क्या करते हैं पहले एफ से हम लोग क्या करते हैं, एफ से हम लोग पहले मिला ही देते हैं, ले भाई तो एफ से पहले मिल ही जाओ, और इसको सीधा ले गए हम लोग। ठीक, अगला ऐसा निशाना लगाते हैं कि सी पर, तो ये हमारे पास, ठीक, ये हो गया अपने पास, ये गया था तो था मगर वापस आ गया है। हम लोग क्या करेंगे अब, ये देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब आपका बन गया यहाँ, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, वस्तु है ओ ए, ये प्रतिबिंब बन गया आई बी, और यहाँ पे आया है आपतित किरण, इसको हम बोलते हैं इस बिंदु को एम, और यहाँ से डाल दिए हम लोग एगो लंब, इसको बोलेंगे एन। अब फिर से वही कहानी हमारे पास, पहले बोलेंगे हम लोग, मान लिया एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। OA एक वस्तु है जिसका काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब I भी बनता है, उसमें हमारे पास वास्तविक तथा उल्टा बनता था, इसमें काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब I भी बनता है। M से MN लंब डाला प्रधान अक्ष पर, तो हमें साबित करना है क्या, दर्पण सूत्र 1/F बराबर में 1/V प्लस 1/U। प्रमाण, कहानी शुरू हो गया प्रमाण का। फिर इसमें दो जोड़ा त्रिभुज है, हम त्रिभुज को दिखा देते हैं आपको फटाफट। देखिए आप देख पाएंगे, पिछला समझ में आ गया हो तो इस बार आप देख पाएंगे। बस देखिए ध्यान से क्या है, सो एक त्रिभुज अपने पास है AOC, नाम वही है, पिछला वाला ही नाम है, त्रिभुज AOC समरूप है त्रिभुज BIC के। ढूंढिए कहां पे, एक बार देखिए दिखाता हूं मैं आपको, कलर चेंज कर ही देता हूं। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये बड़का त्रिभुज के बार ये वाला, देखा, उठा के ले आते हैं हम उसको, हाँ उठा के ले आए, A O और ये C, उसी के कोनमा पे हम चोंच पेश कर, देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है, एक और त्रिभुज BIC, BI और ये C,
दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या है, समरूप है, तो इसका क्या होगा अपने पास, सेम बात, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा AO बट्टे में BI और OC बट्टे में IC। चलिए यहाँ लिखने वाले हैं, उससे पहले चलिए पहले लिख देते हैं हम लोग, क्या करेंगे, AO बट्टे में BI बराबर में OC बट्टे में IC। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज अब फिर से ढूंढना है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, चाहे इससे दिख जाएगा आपको, लाल कलर है, दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला दिख गया होगा, M N और F, M N और F, त्रिभुज M N F समरूप है, उसी एक कोण में एक और त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वाला, है ना, BIF, त्रिभुज BIF, निकाल के बाहर लाते हैं, ये हो गया M N F, ये हो गया BIF, समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा MN बट्टे में BI, MN बट्टे में BI बराबर NF बट्टे में IF। MN जितना बड़ा है उतना बड़ा AO है, तो MN को भगा करके AO कर देंगे हम लोग, तो AO बट्टा में BI और ये NF बट्टे में IF। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए आप, बायां बायां बराबर है, दायां दायां बराबर हो जाएगा। चलिए तो कर दीजिए। चलिए तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, OC बट्टे में IC, OC बट्टे में IC बराबर हो गया NF बट्टे में IF, NF बट्टे में IF। अब फिर से पिछला वाला की तरह M को नजदीक करेंगे P के तो N P पर चढ़ जाएगा, M को नजदीक करेंगे P के तो N P पर चढ़ जाएगा, मतलब P से लेके F और N से लेके F बराबर हो गया, तो NF के बदले में हम PF पुट कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, वो बात लिख दीजिएगा यहाँ पे, हाँ ठीक, वो लाइन छोड़ दे रहा हूँ मैं। क्या हो गया यहाँ पास, OC बट्टे में IC। अब हमारे पास N से लेके F, P से लेके F बन गया, P से लेके F बन गया, और नीचे में IF का IF। अगला स्टेप क्या है, हमको हर दूरी को P से नापना है, हर दूरी को P से नापना है। इस बार हमारे पास देखिए OC कहाँ है, O यहाँ है, C यहाँ है, P से नापिए, P से नापिएगा इधर OP होगा, मतलब PO होगा, इधर PC होगा। इस बार OC में 2 टुकड़ा है, मतलब जोड़ के लिखना पड़ेगा हमको, तो OC में क्या हो गया, P से लेके O और P से लेके C तक जोड़ देंगे हम लोग, P से लेके O और P से लेके C जुट गया। IC अपने पास एक ही तरफ है, तो P से लेके C माइनस P से लेके I, P से लेके I। इधर हमारे पास क्या है, PF अपने पास कहाँ गया, P से लेके F, PF ये है, ये हमारे पास IF है, तो P से लेके F और P से लेके I घट जाएगा, P से लेके F माइनस P से लेके I। बाकी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है हमको, देखिए ध्यान से क्या क्या है सुन। P से लेके C तक को हम क्या बोलते हैं, R, ये प्लस में R बराबर 2F यहाँ लिख दिए हम लोग। ये P से लेके अपने पास F तक प्लस में F, P से लेके I तक प्लस में V, और P से लेके O तक माइनस में U। सारा मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, चिन्ह परिपाटी से सारा मान लिख करके यहाँ पुट करना है हमको। P से लेके O हो गया हमारे पास माइनस U, P से लेके C हो गया 2F, P से लेके C हो गया 2F, P से लेके I हो गया V, P से लेके F हो गया प्लस में F, ये प्लस में F, ये V। ओके चलिए ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, तो कितना कितना हो गया यहाँ पास, ये हो गया माइनस U, ये हो गया 2F, ये हो गया 2F, ये माइनस V, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया माइनस B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले ऐसे गुना कीजिए, तो पहला वाला गुना होगा अपने पास दोनों से, तो कितना कितना हो गया, माइनस में UF और प्लस में UV। इसे गुना कीजिए दोनों को अब, तो प्लस में 2F स्क्वायर और माइनस में 2VF बराबर लगा दीजिए, लगा दिए बराबर। अब इधर गुना होगा, कितना कितना होगा यहाँ पास, 2F स्क्वायर और माइनस में VF, माइनस में VF, दोनों तरफ कटेगा, उसी वाला पूरा स्टेप आ गया। इससे ये खत्म, क्या करेंगे हम लोग, UV यहीं छोड़ देंगे हम लोग, सबको उठा के उधर फेंक देंगे, तो UF गया तो क्या होगा, प्लस में UF, ये पहले से माइनस में VF है, ये कहाँ गया, तो
प्लस में 2VF बन के जाएगा। ओके, थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, यहां लिख देता हूं मैं, कितना कितना बचा होगा इधर, UF अकेले है तो क्या हो गया UF, ये भी प्लस में जाएगा, 2 ठो है ये 1 ठो है तो प्लस में हो गया, 1 ठो जगह BF। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे दोनों तरफ UVF से भाग देने पे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर तो UF समय लगा दीजिए, UV बट्टे में UVF, UF बट्टे में UVF और VF बट्टे में UVF। काटिए, UV से UV गया, UF से UF गया और VF से VF गया। चलिए कितना कितना बचा, 1/F बराबर में 1/V प्लस में 1/U, ये लीजिए हो गया आपका प्रूव्ड। हम लोग R बराबर 2F दोनों में प्रूफ किए थे, दर्पण से दोनों में प्रूफ किए हैं, और इसके अलावा आपके पास आवर्धन होता है। आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। होता क्या है कि अपने पास प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। आवर्धन को m से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब hi तथा वस्तु की ऊंचाई तथा ho हो गया, हाइट ऑफ इमेज बट्टे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं हम लोग आवर्धन। ये अपने पास क्या होता है, दर्पण के लिए अलग और लेंस के लिए अलग होता है। दर्पण के लिए बात करेंगे तो m बराबर -v/u बन जाता है, और लेंस के लिए बात करेंगे तो v/+ में u बन जाता है। मतलब कि m बराबर हमारे पास ये है तो ये इसके बराबर हो जाएगा अपने पास, तो ये फार्मूला हो गया आवर्धन का अपने पास। ठीक, तो यहां तक अपने पास बात खत्म होती है परावर्तन से लेकर के। इसका हमारे पास आधा पोर्शन है अपवर्तन का। वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी बात कॉन्सेप्ट बढ़ाया गया है तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, फिर हम ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं इसका पूरे चैप्टर का, उसको बनाइए और फिर देखिए कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन अगर नहीं बने फिर कहिएगा आप हमसे। चलिए मिलते हैं फिर इसका दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।